Hi Tanish, good afternoon. Hello, good afternoon. Finally done with. Actually दिवाली भी हो गया. Last time we met दिवाली नहीं हुआ था. ये वीक में दिवाली खत्म. मेरा बाल इतना चपट लग रहा है ना. भीग गया हेलमेट में भीग गया. मेरे को भी नहीं मालूम क्यों. हार्डली 15 मिनट गाड़ी चला है उसमें भी इतना. Anyway. दोन ते 5:30. Okay, चलो. Before we start, quick revision everyone. We have started with underwriters liability. ठीक आहे. आणि मी याला स्क्रीन शेअर करतो आता. Very simple chapter. What do you mean by underwriter? सुनो सब लोग. What do you mean by underwriter? Underwriter is an agent जो क्या करता है, जो अगर शॉर्टफॉल इन सब्सक्रिप्शन हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, तो वो शेयर्स खरीदता है. ठीक है. हम लोग का इशू साइज इतना बड़ा रहता है ना कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन अंडरराइटर टू अंडरटेक द होल थिंग. इसलिए वो रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होता है. इट इज शेयर्ड बिटवीन अ फ्यू अंडरराइटर्स 2 3 4. ठीक है. सो हम लोग का काम क्या है, हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि ग्रॉस लायबिलिटी क्या है. उसके बाद जितने सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन आया है वो माइनस करके आइडेंटिफाई करना है कितना शॉर्टफॉल हुआ. एंड फिर जो शॉर्टफॉल होता है वो शॉर्टफॉल को डिवाइड करने का तुम्हारे रेस्पेक्टिव अंडरराइटर्स. ऑलराइट, दैट इज योर whole and soul concept of the chapter. Secondly, what you have to do is you have to identify कि what is the commission payable to them. ठीक है. अंडरराइटर्स फ्री में काम नहीं करते, दे विल वर्क फॉर कमीशन. एंड वो कमीशन पे करने के लिए तुम लोग को पता रहना चाहिए कि ग्रॉस लायबिलिटी क्या है. वॉट एवर इज द ग्रॉस नंबर ऑफ शेयर्स, you will pay commission on that. All right, and that will be multiplied by the market value. All right, so ये दो चीजें इस चैप्टर में, बाकी कुछ दम नहीं है. What we have done in the previous lecture was, पहले लेक्चर्स में हमने लोग क्या किया, एक बड़ा इशू साइज रहता था ABCD ABC ऐसे अंडरराइटर्स रहते थे. हम उसमें एक टेबल बना के प्लस माइनस करते थे, अरिथमेटिक मैथ्स. ठीक है. देन इन द लास्ट लेक्चर, immediate last lecture, what we saw was there were underwriters, or there was one underwriter who had partially underwritten. पूरा अंडरराइटिंग नहीं किया. 100 शेयर्स का अगर इशू है तो 60%. तो ऐसे टाइम पे हम लोग के पास दो कंडीशंस आया, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, मैं अभी रिपीट कर रहा हूं. दो कंडीशंस है. ए, पार्शियली अंडररिटन. ठीक है. एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशंस दिए. ये मैक्सिमम सम्स में आता है. ठीक है. तुम लोगों का लेटेस्ट सम कौन सा किया था, 8th किया था ना. 8th के पहले जो दो सम किया है, आई थिंक 9th एंड 4th, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट चेक करो. 9th एंड 4th, वो 9th एंड 4th वो सम्स को डिनोट करता है, वो सम को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें पार्शियल अंडरराइटिंग है एंड यू हैव बीन गिवन अनमार्क्ड एप्लीकेशंस. तो उसमें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसका दो टाइप दिया है, जो अच्छा लगे करके आओ, आंसर दोनों में सेम आएगा. ठीक है. मेक श्योर यू एक्सप्लेन द थिंग वेल. लेकिन एक पिक्यूलियर सम आया जिसमें उसने बोला कि एक तो पार्शियल अंडरराइटिंग है, दूसरा मार्क्ड एप्लीकेशंस देके रखा है, एंड तीसरा अनमार्क्ड भी देके रखा है. ऐसे टाइम पे एक अलग टेक्निक से सॉल्व करने का, अनमार्क्ड को कंप्लीटली इग्नोर कर देने का. क्यों? क्योंकि ऐसा अज्यूम किया जाता है कि अगर पार्शियल अंडरराइटिंग है ना, पार्शियल, तो सपोज 60% ए ने अंडरराइट किया, सपोज पार्शियल अंडरराइटिंग, तो ए के पास 60% लायबिलिटी है, 40% कंपनी का लायबिलिटी है, ऐसा अज्यूम किया जाता है. एंड इसी वजह से जो भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन आया ना, उसको सीधा कंपनी की तरफ दे दिया जाता है कि तेरे वजह से है.
जो भी मार्क्ड एप्लीकेशंस आया ना, वो ही एप्लीकेशंस आर टू बी एक्चुअली प्रोसेस्ड टुवर्ड्स मिस्टर ए। ऐसा अजम्पशन पे हम चलते हैं। सो आई रिपीट, फॉर द पार्शियल अंडरराइटिंग देयर आर टू टाइप्स। वन जिसमें सब एप्लीकेशंस अनमार्क्ड है, वो इजी है, रेगुलर सम जैसा है, तुम लोग पढ़ोगे तुम लोग को आ जाएगा, एकदम सिंपल है। तनी समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। ये चीज के लिए तेरे को एक सम चाहिए, तो तुझे नाइन्थ फोर्थ इसका ये लोग फोटो भेजेंगे अभी। इवन दो यू हैव द रिकॉर्डिंग, बट ये अभी देख ले और अभी लिख ले। आई विल गिव यू टाइम, ब्रेक में लिख लेना, उतना जगह छोड़ने के लिए फोटो भेजेंगे, ठीक है? हाँ। सेकेंड टाइप, question number 8, and it is self explanatory, Tanish, you can ask me, but obviously when you read it you will come to know कि वो उसका लॉजिक क्या है। it is easy, it is just new, ठीक है? हम्म। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया? क्वेश्चन नंबर 8 में पार्शियल अंडरराइटिंग है, लेकिन मार्क्ड एप्लीकेशंस भी अनमार्क्ड भी है। ऐसे केसेस में हम लोग ने क्या किया, मार्क्ड एप्लीकेशंस को ए के साथ रखा, अनमार्क्ड को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। समझा? क्योंकि मेथड वैसा होता है कि आप इसको वैसा सॉल्व करो। सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? सो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशंस को ए को दे देंगे, फिर ए का शॉर्टफॉल ढूंढेंगे। अब ये ए का शॉर्टफॉल कंपेयर करोगे ओवरऑल शॉर्टफॉल से, ठीक है? सपोज ए का शॉर्टफॉल है 2000 शेयर्स, कितना है? 2000। ओवरऑल शॉर्टफॉल 5000 शेयर्स, तो ए विल पिक 2000 शेयर्स। समझा? आई रिपीट, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट पार्शियल अंडरराइटिंग, नॉट फुल, पार्शियल अंडरराइटिंग, एंड उसमें भी मार्क्ड एप्लीकेशंस। तो टिपिकल सम नंबर 8, तो सपोज वो शॉर्टफॉल में ए का शॉर्टफॉल है 2000 शेयर्स एंड ओवरऑल शॉर्टफॉल है से 5000 शेयर्स, तो ए विल पिक ओनली 2000, क्योंकि उसका जितना लायबिलिटी है वो उतना बेयर करेगा। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलूं? सिचुएशन 2, ए का शॉर्टफॉल आया 2000 शेयर्स, ओवरऑल शॉर्टफॉल आया 1500 शेयर्स। मेरे को एक बात बताओ, ए इज सपोज टू पे एंड परचेज 2000 शेयर्स, लेकिन ओवरऑल शॉर्टफॉल 1500 का है, फिर भी वो 2000 शेयर्स लेगा क्या? नहीं, फिर वो 1500 लेगा। कुछ समझ में आया? एंड सिचुएशन 3, पार्शियल अंडरराइटिंग, उसने जो प्रॉमिस किया उतना पूरा शेयर्स आ गया, इसको 1 रुपए का शॉर्टफॉल नहीं है, एंड कंपनी को 2-3 हजार रुपए शेयर्स का शॉर्टफॉल आया, वट एवर बी द नंबर, विल ए बी रिक्वायर्ड टू बाय दो शेयर्स? आंसर इज नो, क्योंकि ए ने अपना पार्शियल अंडरराइटिंग का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसने फुलफिल कर लिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो दीज आर द सिचुएशंस वेयर यू हैव टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग कैसा सिस्टम वर्क होता है। हर एक चीज के लिए रट्टा नहीं मार सकता। जल्दी आ, समझा सबको? उधर बैठ, एक बेंच पूरा खाली है, 3 जन ट्रेन में बैठो मत, अनलेस तेरे को प्रथमेश के साथ बैठने का तो बात अलग है, ठीक है? वो बेचारा सोहम अनारकली बन जाएगा। आई डोंट नो इफ यू गेट दिस जोक और नॉट। हाँ, आपण लोकांना नसेल माहित ना अनारकली म्हणजे कशा कंटेक्स्ट मध्ये बोलतात. देयर वाज अ मूवी अपने दादा परदादा के जमाने का, जिसमें मुगल आजम नाम का, इसमें ऐसा बताया है कि मुगल बादशाह ने, बिकॉज ही डिड नॉट वांट अनारकली एज हिज सन्स गर्लफ्रेंड, उसने दीवार में चुनवा दिया, मतलब 2 दीवार के बीच में जिंदा हम गाड़ दिया है, दैट इज व्हाट यू कैन से, एंड शी विल डाई बाय हंगर, दैट इज व्हाट। बट देन पिक्चर में लास्ट में बताया कि पीछे से दरवाजा खोल के उसको जाने दिया, मतलब दुनिया के लिए शी इज डेड, but only Akbar and Anarkali's so-called someone who was the caretaker knows he was in there. That's it. Anyway. Ha, so what I was saying. So this is all about underwriters. Now what I want you guys to do. A, तुम लोग सब लोग को ब्रेक लग गया है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? मोस्ट लाइकली बहुत छोटा छोटा चीज बाकी है, वी विल बिगिन विद अ न्यू चैप्टर। ऑलराइट, सो व्हाट यू आई वांट यू टू डू इज आई पॉज द वीडियो। प्राइमरीली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तुम लोग का लेक्चर तो हुआ क्या है ना अपलोड धीरे धीरे, सर को है ना लिमिट मिलता है, उन्होंने मेरे को बोला था, ऑफ नंबर ऑफ अपलोड्स पर डे, वो यूट्यूब ने फालतूगिरी की है। एनीवे, थर्ड वाला अगेन इशू वाज डेल्टन, आई थिंक ये हो गया है थर्ड वाला, नहीं हुआ है तो अपन अभी कर लेते हैं। थर्ड वाला नहीं हुआ ना गौसिया? हाँ तो थर्ड वाला करते हैं।
ठीक है, फोर्थ हो गया, हाँ पता है। फिफ्थ वाला भी हो गया आई गेस। सिक्स्थ वाला हो गया। सेवेंथ होमवर्क मार्क किया था। एट्थ वाला अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, हो गया। गुड अर्थ हो गया है। नाइन्थ हो गया क्या? टेंथ वाला सेम एज फोर्थ है शायद। एप्पल मैंगो ऑरेंज चेक करो। सेम एज फोर्थ है ना? लिख दो उधर, टेंथ वाले के इधर सेम एज फोर्थ। ठीक है, 11 बाकी है। हम जरा थर्ड, अपन ने अभी कौन सा बोला? थर्ड पेंडिंग है, क्वेश्चन नंबर 11 पेंडिंग है। नेक्स्ट 12 पेंडिंग है। ओके, 12th वाला भी किसी के साथ रिजेंबल करता है, क्योंकि 2.5% वो कमीशन है ना। एक बार चेक करो पीछे का कोई सम हुआ है क्या, क्योंकि 19,000 10,000 21,000 ऐसा मेरे को याद आ रहा है। 6 तो 12 सेम है क्या? हाँ लिख लो। सो 2 इक्वल टू 8 बराबर है, तो 2 काट देना है। नेक्स्ट, मैं आशीष सर को बोल देता हूँ, नेक्स्ट टाइम नोट्स में आएगा ही नहीं। ठीक है, 6 इक्वल टू 12 बराबर है। कॉपी पेस्ट है क्या? 6 और 12 एकदम कॉपी पेस्ट है। 10 किसके साथ है? अपन ने क्या किया? फोर्थ किया कि 10th किया? अपन ने फोर्थ किया। एंड 6 और 12 में कौन सा किया? 12। ये बता दूंगा सर को। नेक्स्ट 11 and 5th. बोल। 11 5th बाकी है। 11 तो 5th सेम है। और अपन ने फिर 11 5th वाला किया, फिर 11th वाला नहीं किया। चेक करो एक बार एवरीवन। तो ये कट गया। पक्का? नेक्स्ट। सो 11 12th हो गया। अभी एडिशनल प्रॉब्लम्स। 12th है कि नहीं है? एज इन अपन ने कर दिया है ना। 11 उसके एडिशनल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वाला हुआ बच्चे लोग, एडिशनल प्रॉब्लम फर्स्ट वाला हुआ है क्या? नेक्स्ट सेकंड होमवर्क है, होमवर्क मतलब हो गया। नेक्स्ट थर्ड नहीं हुआ है, तो एक और क्वेश्चन नंबर 3 पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है। ओके नेक्स्ट होमवर्क है क्या? नेक्स्ट फोर्थ के बाद फिफ्थ है, नहीं किया है। बहुत सब बाकी है, फिर कहाँ से खत्म होगा? इसमें से भी आपस में कुछ टैली होएगा, देखते हैं। नेक्स्ट 10th होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 1 का होमवर्क प्रॉब्लम से एक होमवर्क दिया है मैंने। अरे assumption है क्वेश्चन 8 का ABC सी में आई हैव मेड अ क्वेश्चन की अज्युमिंग 48,000 तिथे वाच ना, असं लिहिलंय का सुरुवातीपासून वाच। आइदर assumption है, नहीं तो क्वेश्चन में देखे रखा है। दिखा 8, दिखा 8 तो नोटबुक में दिखा। इतना है? अच्छा अबे पता भी नहीं चला ये 8th है, तुझे कैसे पता चलेगा? इफ मार्क्ड एप्लीकेशंस, अरे हे हेडिंग है। इफ मार्क्ड एप्लीकेशंस 26,000 एंड टोटल एप्लीकेशंस 48,000, हे क्वेश्चन है। जर असं झालं तर काय?
नहीं समझा प्रियंका? नहीं समझा? सी पे आई हैव गिवन यू एडिशनल क्वेश्चन की मार्क्ड एप्लीकेशन इज 26,000 अँड टोटल एप्लीकेशन 48,000. आता करा सॉल्व. तर तिथे मी लिहिलंय हिअर ॲज पर कॅल्क्युलेशन ग्रीन्स लायबिलिटी विल बी 4,000 शेअर्स. कसं? आपण ऑलरेडी मार्क्ड एप्लीकेशनचं सॉल्व केलंय की नाही? कळतंय का? केलंय ना? तो ग्रीन्स लायबिलिटी विल 4,000. हाऊएव्हर सिन्स द ओव्हरऑल शॉर्टफॉल इज ओनली 2,000 शेअर्स. कसं माहिती? क्वेश्चन स्टार्टिंग से सब लोग समझो. देर आर 50,000 शेयर्स. समझा क्या? 50,000 में से 30,000 ग्रीन ने पार्शली राइट किया है, अंडर राइट. ठीक है. नाउ सेट ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग. उसमें ए में क्या लिखा है? फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर 45,000. स्टार्टिंग से बात कर रहा हूं. तनिष तू भी सुन. स्टार्टिंग से 45,000 का एप्लीकेशन है. ठीक है. उसमें नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 है. मतलब 5,000 का शॉर्टफॉल है. समझा कि नहीं? ये दिमाग में फिट करो कि टोटल शेयर्स आर 50,000. नाउ सिचुएशन विल चेंज इन एवरी टाइप बी टाइप सी. समझा? तो पहले टाइप ए बात करते हैं. टाइप ए में अंडर राइटर का देखते हैं कितना लायबिलिटी है. वो बोलता है टोटल लायबिलिटी 30,000 है, ग्रॉस लायबिलिटी. ये समझा कि नहीं? कि ये भी डाउट है? समझा. मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? 26,000. तो अगर 30,000 का लायबिलिटी है, 26,000 का तेरा मार्क्ड एप्लीकेशन है, तो तेरा शॉर्टफॉल कितना है? 4,000. Can I say you're supposed to buy 4,000 shares? Now, overall shortfall, overall shortfall is 5,000. कैसे? बता. और 50,000 की शेयर होते 45. करेक्ट. 50,000 एप्लीकेशन था, 45 मिला, तो 5,000 का शॉर्टफॉल था. क्या ग्रीन को पूरा 5,000 शेयर्स लेना चाहिए? नहीं. उसका जो कैलकुलेशन उस हिसाब से 4,000 आता है, वो सिर्फ 4 लेगा, बाकी कंपनी हैज टू मैनेज. समझा कि नहीं? ये हो गया फर्स्ट पार्ट. इधर तक क्लियर है? सबको क्लियर है क्वेश्चंस? हम लोग क्या कर रहे हैं? पार्शियल अंडरराइटिंग, मार्क्ड एप्लीकेशन. सुना क्या सब लोग ने? इसी के बारे में लेक्चर स्टार्ट हुआ था. इसी के बारे में लेक्चर पे ज्यादा एनालिसिस भी होगा, क्योंकि यही थोड़ा ट्रिकी है. नाउ सेकेंड पार्ट, अंडरस्टैंड सेकेंड पार्ट. मैंने क्या लिखा है? इफ मार्क्ड एप्लीकेशन आर 26,000, इफ मतलब गिवन, टोटल एप्लीकेशन आर 50,000. सुना सब लोगों ने? ये गिवन है. मार्क्ड एप्लीकेशन 26,000 एंड टोटल एप्लीकेशन 50,000. बताओ ग्रीन का लायबिलिटी क्या है? मैं सिर्फ ये बताना भूल गया. आई फॉरगॉट टू आस्क द क्वेश्चन, टेल मी व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ ग्रीन. ऐसा मैं लिखना भूल गया. नहीं समझा? नहीं समझा सवाल? अरे हाँ, वो सवाल तू जवाब देते हैं अपन. सवाल समझा गया? टोटल एप्लीकेशन है 50, उसमें से 26 का मार्क्ड है. बता ग्रीन कितना लेगा? तो उसके सोल्यूशन में मैंने क्या लिखा है? हियर सिंस देयर इज नॉट शॉर्टफॉल, ग्रीन्स लायबिलिटी विल बी नील. ये नहीं समझा क्या? हाँ मत बोल. नहीं समझा तो ना बोल. हाँ. देर इज नो शॉर्टफॉल म्हणजे स्टेप नंबर 1, चेक ग्रीन का लायबिलिटी क्या है. स्टेप नंबर 1. ठीक है. 30,000, उसमें से कितना मार्क्ड आया, तो कितना शॉर्टफॉल है? 4,000 का उसका लायबिलिटी आ सकता है मैक्सिमम. ओवरऑल देखो. स्टेप नंबर 1 चेक अंडरराइटर का कितना शॉर्टफॉल है. स्टेप नंबर 2 चेक ओवरऑल कितना शॉर्टफॉल है. बोलो ओवरऑल कितना शॉर्टफॉल है? 5,000 कैसे मालूम पड़ा? तू वो फर्स्ट क्वेश्चन को क्यों रिपीट करी? अभी अपन बी में है. बी के बारे में बात कर. नहीं समझा? 24 कसं काय? टोटल एप्लीकेशन किती आहे? तर मग शॉर्टफॉल किती आहे? कसं येतंय 5,000? टोटल ऍप्लिकेशन्स म्हणजे किती ऍप्लिकेशन्स मिळाले? एक काम करो, तो लिखो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड. फोकट कंफ्यूज मत हो. लिख दो वहां पर. टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड 50,000. बी में क्वेश्चन नंबर 8 बी.
5,000चा शॉर्टफॉल आहे क्वेश्चन नंबर 8A मध्ये. हा, हे ते संपलं आता. आता बी मध्ये तुला गिवन इन्फॉर्मेशन काय काय आहे, फक्त बी बरोबर राहा. टोटल ऍप्लिकेशन रिसिव्ड याचा काय अर्थ असतं, आपल्याला मिळाले आणि टोटल शेअर्स किती आहे हे स्टार्टिंग मध्येच डिफाईन केलेत. किती आहे, तर मग शॉर्टफॉल आहे की नाही आहे, समजलं की नाही. तरी ग्रीन परचेस करेल का, तर तिकडे मी सोल्युशन मध्ये काय लिहाय, सिन्स देर इज नो शॉर्टफॉल ग्रीन्स लायबिलिटी विल बी नील. अब समझा. अब 8B इज इंडिपेंडेंट. नाउ 8C इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट. 8C में क्या बोलता है, ऍप्लिकेशन मार्क सेम 26,000. म्हणजे जर मार्क्ड ऍप्लिकेशन 26 आहेत तर ग्रीनची लायबिलिटी 4,000च येणार फिक्स. एकदा आपण सॉल्व्ह केलं तर तेच येणार ना. नहीं समझ लो. 30,000 इज ग्रीन का लायबिलिटी, 26,000 मार्क्ड आया तो उसको कितना शॉर्ट पड़ रहा है 4,000, तो उसका लायबिलिटी 4,000 डिफाइन हो गया. इफ एप्लीकेशन इज 26,000. नाउ चेक दिस विथ ओवरऑल कितना हुआ है. ओवरऑल मध्ये वी कम टू नो दैट out of 50,000 shares 48,000 applications have been received. So what is the shortfall. तू 48,000 minus 50,000 कैलकुलेट करते हैं. तुम लोग को ना बैठ के ना टेबल लिखाना चाहिए सबको. कितना हुआ 2,000 बराबर है. 2,000 इज द शॉर्टफॉल ओवरऑल लेवल पे. ग्रीन का लायबिलिटी मैक्सिमम कितना है, ग्रीन करेक्ट. उसमें से उसमें 26,000 कर दिया है तो नेट लायबिलिटी मैक्सिमम कितना है 4,000. ओवरऑल शॉर्टफॉल ही कितना है, तो वो कितना लेगा कि 4,000 लेगा. तो देख मैं इंग्लिश में क्या लिखा है, अब समझा. बिकॉज ऑफ यू पूरे क्लास को समझ में आ गया. अज्यूमिंग अगेन अज्यूमिंग कि अभी भी पीपल कुड बी कि नहीं यार इसको बोलने दे, बाद में देख लेंगे. तनिष को एटलीस्ट समझ, तनिष समझा ना, हाँ बोल बेचारा. हाँ समझा. पक्का समझा ना, ऐसा स्माइलिंगली. हाँ तेरा चेहरा भी अच्छा एक्सप्रेशन देके बोल रहे तू. वेरी गुड, वेरी गुड है. अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं. नाउ कंटिन्यू करते हैं, चलो. अभी इतना लिस्ट ऑफ सम्स बाकी है कि सब फटाफट होने वाला है. कुछ इसमें है नहीं ज्यादा लोड. बुक तो खत्म हो गया, लिखेगी कहाँ पे है. दूसरा है कि थोड़ा बहुत क्या होता है, नहीं है 3-4 पेज. अच्छा वो साथ में घूम गया क्या, हाँ तो आज का काम हो जाएगा. चलो ठीक है. अभी क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्टिंग का पार्ट, मतलब क्लास वर्क एकदम स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो वाला चलो स्टार्ट करते हैं. चल सोम रीड कर. बोलो. एक मिनट रुक जा. पेज नंबर है, नहीं उल्टा रखना पड़ेगा. 4.4.5 स्टार्ट. PBC Limited issued 30,000 6% debenture of ₹100 each. 60% of issue was underwritten by Dalton. Application for 28,000 debentures were received by the company. Determine the liability of Dalton. ठीक है. इसमें मार्क्ड एप्लीकेशन है क्या, सवाल समझा. एसेट वो जब पढ़ता है वो मेरे लिए नहीं पढ़ता है कि मेरे को क्वेश्चन समझ में आए और फिर मैं सॉल्व करूं. वो पढ़ता तुम्हारे लिए है. तुम लोगों ने भी क्वेश्चन पढ़ना चाहिए. वापस पढ़ता हूँ. PBC Limited issued 30,000. नहीं थोड़ा सा मतलब नाम अलग है, सेम है बट ठीक है कर लेंगे सॉल्व. हाँ डिबेंचर है इसलिए. पढ़ पढ़ पढ़. ABC Limited issued 30,000 6% debentures of ₹100 each. 60% of the issue was underwritten by Dalton. Application for 28,000 debentures were received by the company. Determine the liability of Dalton. ठीक है. इज इट पार्शियल अंडरराइटिंग, यस. कैसे मालूम. करेक्ट. वहां पे लिख के रखा है कि भाई 60% लिख के रखा है. ठीक है, तो विल फाइंड आउट 60% इंटू 30,000. 6 3 जा परफेक्ट. समझा. तो 18,000 का टोटल अंडरराइटिंग है. ठीक है. टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितना है 28,000. यस और नो. सो देयर इज शॉर्टफॉल.
तो अब वो कैसे ब्रेकअप होएगा समझो। मेथड नंबर 1, अभी तुम लोगों ने मेथड नंबर 1 क्या क्या किया पहले वाले केस में? पहले वाले क्वेश्चन नंबर 9 में शॉर्टफॉल का 60% निकाला है क्या मेथड नंबर 1 में? शॉर्टफॉल, हाँ परफेक्ट। मेथड नंबर 1 सेज टोटल एप्लीकेशंस 30,000, शॉर्टफॉल, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड होएगा। एज लायबिलिटी, ए नहीं, क्या नाम है उसका? डेल्टा डेल्टा, Delta. PLTON, डेल्टन्स लायबिलिटी क्या? हाँ, मेरे को समझा नहीं क्या बोल रहे हो। टोन नहीं होता वो 1,200, समझा? ये एक तरीका है। मेथड 2, क्वेश्चन 3 और 9 सेम है, एग्जैक्ट सेम है। वापस छापो, अभी अब कुछ नहीं, नाम अलग है ना, वापस छापो। कराम तो ब्लैक वाला है डेल्टा वाला यस है यस। तुम लोग को बॉडी को है ना लिखने का ही आदत नहीं है। वो आदत थोड़ा बेटर होना चाहिए, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। ये कैलसी करके बताओ, 28,000 इंटू 60% कितना आता है? 16 चलो कॉपी फास्ट। I agree.
डोमिनोज में तो उनका नाम क्या है? तो क्या होगा जो हमने लिमिटेड होगा मतलब इसको मेरा एड्रेस दे दो मेरे इधर भेज दिया सर उसको मेथड 2 में अज्यूमिंग अनमार्क क्यों बोला? हाँ, क्योंकि कुछ लिख के नहीं रखा है तो अनमार्क्ड। अच्छा, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया ना इतना मार्क्ड है इतना अनमार्क्ड है, तो एवरीथिंग अनमार्क्ड एंड उसी हिसाब से सॉल्व होता है। ठीक है थे मुश्किल It goes, no, you're not done with the college. You took a break, right? But you took a break in FY कि 12th के बाद। तो बीकॉम करस्पॉन्डेंस कर दो, ब्रेक ही ब्रेक है। नहीं, क्यों मालूम है? क्योंकि वैसे भी ये लोग को स्ट्रगल है, कॉलेज मैनेज करो, ये करो वो करो सब। एंड इफ यू आर ओके लाइक कॉलेज का क्या है, सो देन यू करस्पॉन्डेंस में 2 कर सकते हो। और ट्राई फॉर, इफ एट ऑल यू हैव द इंटरेस्ट, इंक्वायर एंड ट्राई फॉर बीकॉम प्लस LLB। 6 साल में 2 डिग्री होता है। कैसे होता है मेरे को नहीं मालूम, तो ये वो मैम को पूछो या CS वाले करने वाले लोग को पता रहता है। पर यू आर एनीवे गोइंग टू इन्वेस्ट 3 years, लाइक टोटल LLB 5 years होता है और LLB प्लस बीकॉम ऐसा आर्बिट्ररी लेके तो 8 years होता है। बट दिस विल हैपन इन 5 years, नॉट 6 years। 4 years का LLB होता है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया, छोड़ो, इग्नोर, आप देख लो। नहीं यार, 2 साल, 4 साल या 5 साल है, 4 साल इधर 4 या 5 है, ब्रिटिश और तो ग्रेजुएशन नहीं हुआ तभी करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद 3 है। ग्रेजुएशन नहीं हुआ तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, 4 साल 12th के बाद अगर आर्ट्स लेके LLB किया ना तो 4 या 5 साल लगते हैं, दोनों में से एक, नॉट श्योर। मतलब हो जाएगा अगर मैं करूँ तो LLB का साथ। आप 2 कॉलेज में कैसे जाओगे? दोनों करस्पॉन्डेंस एक बार को चल जाएगा, वो लोग को मालूम नहीं पड़ेगा, पर एक कॉलेज एनरोल किया तो बैकग्राउंड में फिर एग्जाम्स क्लैश होएगा। एग्जाम कैसे दो, वैसा इशू। पीएटी के एलएलबी और सीएस करना हां सीईटी एलएलबी और सीएस करने सीईटी अबे CS तो चल ही रहा है, डिग्री का बात हो रहा है। नहीं नहीं करो, मतलब आपका इंटरेस्ट क्या है? व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट? अकाउंटिंग मजा आता है? नहीं आता है? बड़ा बड़ा किताब पढ़ने में इंटरेस्ट है, ऐसा थियरी 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 थियरी, तो देन स्पीक टू समवन और LLB कर लो। बीकॉम में भी वही है, बस थोड़ा अकाउंटिंग चलता रहेगा TY तक, वैसा है। ये बैंकिंग इंश्योरेंस का सिलेबस पता है किसी को? But the future. हाँ क्या, एक चैप्टर है ना खाली? कौन सेंचुरी मारा रोहित? वाह, जियो मेरे शेर। Communication and Friday. बोल 02 रोहित शर्मा ने सेंचुरी की है। रोहित शर्मा कौन सा 3 टीम के सामने 100 मारे? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, 2 श्रीलंका है। पहली श्रीलंका होती ना? नहीं, पहली ऑस्ट्रेलिया होती। उसका 2 डबल 100 है, मतलब 3 डबल 100 है वनडे में, मतलब हद है यार। पब्लिक का एक नहीं होता।
हाँ चलो डन, आगे बढ़ते हैं। बट एलएलबी करने के बाद गोसिया वो टाइप का जॉब करने का भी तैयारी रखो, मतलब डिग्री सिर्फ लेने के लिए मत लो। और ये दिस इज टू ऑल द, मतलब आज के सोसाइटी के हिसाब से ऑल द गर्ल्स, बिकॉज सुनो लड़कियों, तुम लोग पढ़ाई करके बड़ा डिग्री ले रहे हो, जॉब किए बिना रहना मत, ठीक है? घर पे बैठ के गृहिणी मत बनना प्लीज। तुम लोग बॉम्बे में रहते हो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है। अनलेस यू मैरी सम अंबानी और अडानी और समवन, बात अलग है, फिर भी काम करना, क्योंकि तब घर पे काम करने का जरूरत ही नहीं है, तो दिन भर करोगे क्या? ओके, बट प्लीज वर्क, बिकॉज ए इट गिव्स योर, बोलते हैं ना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। अगर तुम काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आता है ना अंदर से, वो कोई डिग्री तुमको लाके नहीं दे सकता, ठीक है? और हम लोग बाय डिफॉल्ट एक्सपीरियंस करते ही हैं, तो हम लोग पहले इसलिए किया है कि घर पे बैठ के काम करके पैसा कमाएगा, ठीक है? बट देन दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जैसा फीलिंग नहीं बस, कि मुंह उठा के मेरे को आज जो करना है, बिकॉज यू हैव मनी, ऑफ कोर्स यू शुड स्पेंड वाइजली, बट उसमें भी एक मजा है, ठीक है? सेकेंडली, यू आर डूइंग जस्टिस टू योर डिग्री। इतना मेहनत करके अगर कंपनी सेक्रेटरी का डिग्री लिया, तो बॉस दुनिया को वो नॉलेज का जरूरत है, तुम्हारे जैसे लोग को काम पे लगाएंगे, क्योंकि तुम लोग वो डिग्री ले रहे हो। देयर इज अ स्पेशल स्किल, स्पेशल नॉलेज दैट यू आर लर्निंग विच अदर पीपल आरंट, इसलिए तुम्हारा एक यूनिकनेस है, तो यूनिकनेस को मेक इट काउंट, इसको बोलते हैं। एक डॉक्टर अगर पूरा एमबीबीएस खत्म करके 2 साल का एमडी खत्म करके घर पे बैठ के ऐसा कुछ किराने का स्टोर खोल दिया या बिग बाजार जैसा बड़ा बिजनेसमैन बन गया, उसका एमबीबीएस का फायदा क्या? तूने एक सीट खा लिया, तू तेरा लाइफ बचाने का एक इतना बड़ा तेरे को स्किल मिला है, और तू अपना काम धंधे पे लगा हुआ है। डजंट मेक सेंस, राइट? तो अगर वो डॉक्टर के लिए सच है, तो तुम जैसे प्रोफेशनल्स के लिए भी सच है, समझा? सो मेक श्योर ए बनो एंड बी उसको यूज करो। प्रॉब्लम ये है ये बात करना बहुत इजी है, बनो यूज करो बनने का जो जर्नी है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज बिकॉज वो बनने के बाद का जो बेनिफिट्स है ना, वो बहुत अच्छा है। तो ऑब्वियसली तुम किसी माउंटेन पे चढ़ोगे तो व्यू मस्त मिलता है ना, तो वो प्लेजर के लिए माउंटेन चढ़ने का मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। सो दैट्स हाउ इट इज। तो समझ में आ रहा है? इसीलिए कुछ सक्सेसफुली अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है, तो बड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, वो तैयारी रखो, समझा? चलो नेक्स्ट। कौन सा सम? थर्ड वाला सेम था, वो अपन ने टिक कर दिया। अब दूसरा थर्ड वाला। हम्म अबे और कितना दूं मैं? हर लेक्चर में तो दे रहा हूँ। तुम लोग मेरे को हकाल दोगे, आशीष सर को बोलोगे ये बहुत आदमी बड़बड़ करता है, निकालो बाहर इनको। हाँ, बहुत बात करते हो मतलब? अरे क्या बीच, मैंने स्टार्टिंग से नहीं सुना मैम क्या बोले। मैम को कैसे मालूम? मैम ने तो कभी नहीं सुना। ये चल बे, इतना टाइम है क्या बोलोगे? बस मेरा रिकॉर्डिंग बैठ के बच्चे लोग ने बताया रहेगा मेरे को। अरे मोटिवेशन का नहीं है प्रॉब्लम, क्या पता है यू गाइस, मतलब हम लोग इससे गुजरे हैं। मेरा आई एम नो प्रवचन स्पीकर, मैं कुछ ये सब मेरे को सीए ने बना दिया है, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू टाइम्स जब मेरे को एब्सोल्युटली क्लूलेस था कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, और मैं जो करूंगा उसको कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, ठीक है? एंड मैं बात किससे करूं? मैं जिससे बात करूंगा वो भी क्लूलेस है। तो वी आर लाइक, देख भाई प्रोसेस बनाया है, करते हैं फॉलो। लोगों को देखा एंड वी सॉ पीपल जो सक्सेसफुल हो गए ये मेहनत करके, जो भी है सो कॉल्ड हार्ड वर्क करके, बोलते ना, शॉर्टकट नहीं लेके लॉन्ग कट लेके, तो हम लोग को लगा हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। लेकिन इन द प्रोसेस आई केम टू नो कि जितना पोर्ट्रे किया जाता है ना डिफिकल्ट है, वो इसलिए पोर्ट्रे किया जाता है क्योंकि वो गेम इतना डिफिकल्ट इसीलिए क्योंकि लोगों को गेम खेलना आता ही नहीं है, और बाय द टाइम खेलना आता है 2-3 अटेम्प्ट हो जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? वो गेम डिफिकल्ट है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं जितना बताया जाता है। तुम लोग को अगर 2 महीने पहले बता दिया ना डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है, तो तुम लोग को थोड़ा तो रहेगा, इतना बोल रहा तो थोड़ा तो रहेगा।
ज्यादा तो मतलब इज नॉट एग्जेजरेटिंग, हाइपर बोले नहीं कर रहा है। हो सकता है कि कुछ तो तथ्य हो जो आदमी जो बोल रहा है उसमें, वो तुम लोग को पहले से बता दिया तो तुम भी थोड़ा जो इसको सीरियसली लेगा हो, ओनली देन यू विल कम टू नो अच्छा ये है, तो थोड़ा अपने को तैयारी वैसा करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है ना, तुम लोग के जनरेशन को मालूम पड़ता है, नॉट जस्ट यू पीपल, पीपल 5 years एल्डर देन यू, 10 years एल्डर देन यू, जिनको मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। सब लोगों का यही हाल था जो मेरा हुआ था, कि पिच पे जाने के बाद मालूम पड़ता है बैटिंग ऐसा करने गए, अब क्या करें। इसका मतलब इट्स टू लेट, यू आर ऑलरेडी इन योर एग्जाम हॉल, तब मालूम पड़ता है अच्छा ये क्वेश्चन अगर मैं, एंड यू नो व्हाट द वर्स्ट पार्ट, तनिष तू भी सुन, वर्स्ट पार्ट, तुम लोग को पता है कि ये कौन से चैप्टर में कौन सा छोड़ा हुआ पार्ट है, और मेरे को मालूम भी रहता है, पर तुमने वो पढ़ा हुआ नहीं रहता है, और वो एग्जैक्ट में एग्जैक्ट ऐसा आया रहता है। मेरे साथ ऐसा इतनी बार हुआ है ना, अरे यार ये चैप्टर का ये पेज पढ़ लेता तो 4 मार्क मिल जाता, पर मेरे को पता ही नहीं चला कि ये चैप्टर का कुछ रिलेवेंस है क्या, क्यों, क्योंकि मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मेरे को लगा जो दुनिया ऐसे रैंडमली पढ़ते रहो कुछ भी करके। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि देयर वाज नो वन टू गाइड अस टू हाउ टू क्रैक दिस, ऑफ कोर्स वी डिड, इट्स नॉट दैट ऐसा इम्पॉसिबल आस्क है, लेकिन पहले बोला होता ना तो एक हाथ दो अटेम्प्ट कम लगता, सिंपल। इसलिए मैं तुम लोग को पहले बोल देता हूँ ये तुम्हारे पास है, एंड तुम लोग को इफ एट ऑल यू, मतलब नाउ नाउ आई कम टू द पॉइंट ऑफ मोटिवेशन, कभी मैंने तुम लोग को ये बोला है कि यार तुम लोग के बस का नहीं, छोड़ दो, आज तक बोला है मैंने ऐसा बोला है देखो 12th में 50-60% मिले हैं, तेरे बाप तेरे बस का नहीं, जाने दे, ऐसा कभी सुना है कभी मेरे को बोलते हुए? और क्या मैंने ऐसा देखो तुम लोग को बोलते हुए सुना है देखो 12th में 80 मिला है, मस्त आराम से हो जाएगा, क्या मैंने ऐसा बोला है? मैंने तुम लोग सब लोग को इक्वल टर्म किया, तुम लोग सब लोग का पास्ट हिस्ट्री है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम अच्छे स्टूडेंट थे, एवरेज स्टूडेंट थे, बुरे स्टूडेंट थे, 40% वाले थे, इट्स नन ऑफ दिस एग्जाम्स बिजनेस। ये एग्जाम में अभी 6 महीने में क्या मेहनत कर सकते हो बताओ, जो जम है, जो कभी लाइफ में नहीं बताया वो ये एग्जाम में बता दिया, पास हो जाओ। तुम लोगों को सोनाली का एग्जाम्पल नहीं दिया ना मैंने, इधर की स्टूडेंट, शी वॉज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स दैट आशीष सर क्लास एवर हैड। मैं खुला बोल सकता हूँ, जब से आशीष सर के क्लास में पढ़ा था जितने स्टूडेंट्स को भी पढ़ा है, उसके जैसा स्टूडेंट मैंने, शार्प है वो बहुत, ब्राइट मतलब एविडेंटली ब्राइट नहीं हो, वो बहुत शार्प है, मतलब बैठेगी शांत रह के सुनेगी, कभी क्लास में आंसर नहीं करेगी, समझा हाँ समझा, शी इज वेरी शार्प, वेरी गुड एट ग्रास्पिंग। एंड व्हेन आई सॉ हर एट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन शी केम इनटू एग्जीक्यूटिव, आई वाज लाइक इसका तो टेंशन नहीं पास हुई, बिकॉज वो टेस्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, एकदम मतलब, हाँ ठीक है शी इज टेकन केयर ऑफ, बाकी बच्चे लोग का ध्यान देते, इतना हमने उसको ग्रांटेड पकड़ लिया था। वो नहीं हुई फर्स्ट अटेम्प्ट, कुछ नहीं हुई, गॉड नोज व्हाट वेंट रॉन्ग इन द प्रोसेस, गॉड नोज व्हाट वेंट रॉन्ग इन हर मेंटल, बोलते हैं ना एक मेंटल प्रोसेस भी होता है, एक स्टडी करने का प्रोसेस होता है, वी डोंट नो। हम तो इधर पढ़ाने का काम करते हैं, टेस्ट का आउटकम देखते हैं, बाकी एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से खुद पढ़ता है, खुद एग्जाम लिखता है। सो इट इज ऑलवेज दैट इंडिविजुअल्स चैलेंज, टीचर कुछ भी कर ले, वो इंडिविजुअल ही अपने सक्सेस का एक रीजन रहता है, और फेलियर का भी वही रीजन रहता है, ये याद रखो। तो हम लोग को समझ में ही नहीं आया, आई स्पोक टू सोनाली, क्या हुआ, उसने सीधा बोल दिया सर कुछ तो गड़बड़ हुआ है, पढ़ाई ठीक से नहीं हुआ, मैं वापस दूंगी। आई जस्ट रैंडमली स्पोक टू, मैं आया था, मैं बोला क्या रे सोनाली क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, बोलता पता नहीं सर, कुछ पढ़ाई में गड़बड़ हुआ, पेपर तो ठीक दिया था, ऐसा भी नहीं फेल होने लगा, ठीक दिया था, नहीं हुआ, आई गिव इट। सो दैट वाज अ गुड थिंग कि कमिंग फ्रॉम अ स्टूडेंट हु हैज बीन सक्सेसफुल ऑल दिस वाइल, तुम सोचो एक स्टूडेंट जो 10th में ब्राइट, 12th में ब्राइट, बीकॉम टेंशन फ्री जा रहा है, अचानक फेल हो जाए, वो ज्यादा बड़ा सेटबैक है, पता है। तुम लोग इतना इधर मजाक में केटी पक्का है, केटी पक्का है, वो लोग फेल हो जाए वो लोग को इतना दुख नहीं होता है, क्योंकि वो लोग को मालूम है कहीं ना कहीं अपन ने मेहनत नहीं किया तो कहीं ना कहीं अपना फेलियर का चांसेस ज्यादा है। जो लोग सक्सेसफुल रह चुके हैं, हमेशा सक्सेस उनके साथ रहा है, उनको फेलियर में जो उनको पता ही नहीं, अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है उनके लिए, हाउ डू दे डील विद दिस, कुछ समझ में आ रहा है? और वो इस कोर्स में होता है, आई हैव हैड, मेरे बैच के लोग सीपीटी रैंकर्स, तभी सीपीटी हुआ करता था, सीपीटी और द एंट्रेंस एग्जाम, अभी जो फाउंडेशन है, रैंकर, अब रैंकर है तो कुछ तो है होगा ना यार बंदे में पढ़ाई करने का क्षमता, इंटेलिजेंस, फेल हो गया एपीसीसी में, दोनों ग्रुप, कैसा भगवान जाने। ऑब्वियसली बिकॉज वी हैड इंटर्नशिप्स, आर्टिकलशिप्स हम लोग का चालू था, कॉलेज था, नहीं मैनेज हुआ रहेगा, लाइफ ने इतना टफ टास्क में कभी डाला नहीं है, नहीं हुआ रहेगा मैनेज, होता है ऐसा, यू लर्न, बट द पॉइंट इज नथिंग कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड, नाइदर सक्सेस नॉट फेलियर। तो सोनाली को मैंने वही बोला ठीक है मेहनत कर, हो जाएगी, धीरे धीरे हुई वो,
आई थिंक उसी के बाद एक ग्रुप हुई, उसी के बाद एक ग्रुप, सो शी टुक 3 अटेम्प्ट्स टू क्लियर द 3 or 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट इट, ठीक है, इट इज नॉट मैटरिंग ना, क्यों पता है, पास हो गई हो, एंड फाड़ के पास है, उसको मार्क्स पूछना कभी, उसका प्रोफेशनल का मार्क्स which is twice as difficult as executive. Let me be very frank with you guys. Professional is twice the difficulty level, twice the syllabus, twice the level of dedication. तुम्हारा लेवल ऑफ जो दिमाग को प्रेशर करने का, जो प्रेशर झेलने का क्षमता ट्वाइस रहना चाहिए, बट देन तुम बड़े भी तो होगे. बाय द टाइम यू रीच प्रोफेशनल यू विल ग्रो अप, वो बढ़ेगा अपने अंदर. बचपन में अगर 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को इतना सिलेबस दे दिया, पढ़ पाएगा क्या? नहीं. तुम पढ़ पा रहे हो ना, वही तुम, सेम यू पीपल, यू आर एबल टू डू इट, राइट? Why? Because you have grown up, you develop skills, you develop the skills to learn fast, to remember more things. वो सब होगा. लेकिन द पॉइंट बीइंग, वो लड़की का प्रोफेशनल मार्क्स का देख के कोई बोल भी नहीं पाएगा कि ये एग्जीक्यूटिव में फेल हो सकती है, पर हुई है. ऐसा फनी है तुम्हारा कोर्स. सो तुम लोग को, आई डोंट नो तुम्हारा क्या इंप्रेशन है, ये एक ऐसा अनसॉल्व पजल है ना, कि जो पास होता है उसको भी नहीं समझता है, और फेल वाले को तो पहले ही समझता नहीं, वो तो ICSI को वैसे भी गाली देने के लिए फुल रेडी रहता है. इसीलिए मैं तुम लोग को बोलता हूं, ऐसे अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ एग्जाम का तोड़ क्या है, तो ए है गुड पढ़ाई. सबसे पहला, यू हैव टू बी श्योर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. इसको बीकॉम, 12th स्टैंडर्ड, तुम्हारा कोई भी प्रीवियस एग्जाम से कंपेयर, नॉट इवन ईपी नहीं, ईटी, नॉट इवन ईटी, उससे भी कंपेयर मत करो. बकवास एग्जाम है ईटी, आई टेल यू ऑन योर फेस. तुम लोग ईटी पास होके तुम लोग को ऐसा लगता है ना, आई डिजर्व टू बिकम एग्जीक्यूटिव, तुम गलत सोच रहे हो. मैं 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम को ईटी से ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, वहां पे ज्यादा मेहनत है. जेन्युइनली बोल रहा हूँ, तुम लोग को बुरा लगे तो आई डोंट केयर फ्रैंकली, पर जो है वो है. और तुम्हारे इसी डिस्पैरिटी ऑफ लेवल ऑफ एग्जाम्स की वजह से तुम लोग को सफर होता है. अरे थोड़ा तो कुछ दो ना. पहले 1 किलो उठाने को दिया, 1 किलो क्या इजी हो, बाद में 10 किलो रख दिया, कैसे जमेगा? पहले 3 और 5 किलो का प्रैक्टिस दो, फिर 7 किलो का सिलेबस दो, और फिर 10 किलो एग्जाम में दो, तब जाके स्टूडेंट तैयार होएगा. तुम्हारे में बहुत बड़ा डिस्पैरिटी है. सीए स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं? सीए स्टूडेंट का फाउंडेशन जाके देखो, तुम लोग को मालूम पड़ेगा. तुम्हारा अकाउंट्स वो लोग को फाउंडेशन में है, वो लोग को लॉ है फाउंडेशन में, वो लोग का सिलेबस देखो, वो लोग को पहले तैयार किया जाए. बहुत तेरे में दम है 5 किलो उठाने का, तो पहले पहले 2-3 किलो से स्टार्ट कर, फिर 5 पे जा, 5 का एग्जाम के, फिर 10 किलो रुक रहा है तेरे लिए. वो ऐसा धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं, इसलिए वहां सक्सेस रेट बेटर है. तुम लोग के साथ नाइंसाफी किया जाता है तुम्हारे इंस्टीट्यूट के द्वारा. पहला एग्जाम इतना हलवा दे देते हैं कि आओ आओ करो, उसके बाद ये सिलेबस, क्या सिलेबस दिया मेरे को तो समझता ही नहीं है, सब कुछ डाल दिया तुम लोग को अकाउंट्स में. क्यों? अरे तुम लोग को एक बेसिक समझना है क्या, ठीक है, सब कुछ ऐसा ओपन एंडेड रखा है. पता अभी तो भी मॉड्यूल बहुत सरल है, अभी तुम लोग को मॉड्यूल में एग्जांपल्स के थ्रू एज प्रोफेसर हमको समझ में आता है कि क्या लेवल ये लोग को आने वाला है, क्या लेवल हम सिखा सकते हैं. पहले तो मतलब सीए वाला ये कर रहा है, मैं भी ये करूंगा, सब डाल देते थे अकाउंट्स में, पागल जैसा कुछ भी मॉड्यूल बनाता था तुम लोग का. और इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर आशीष सर एंड मी टू आइडेंटिफाई कि कैसे पढ़ाए इन बच्चों को. इनका मेन अकाउंट्स तो है ही नहीं, इनका मेन कॉस्टिंग तो है ही नहीं, इनको तो मेन लॉ पढ़ाना चाहिए. तो भी इंस्टीट्यूट ने इतना भारी भरकम सिलेबस देकर रखा है. हाउ डू आई मेक देम, हाउ डू यू टेक क्लासेस फॉर देम? हम लोग के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था. तो तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने बहुत समथिंग विच वॉज वेरी वियर्ड, अभी भी वियर्ड है, बट ठीक है, अभी थोड़ा संभला हुआ तो है. अभी एटलीस्ट एक लेवल का मालूम तो पड़ता है हम लोग को, तो वी आर एटलीस्ट बेटर ऑफ. लेकिन हैविंग सेड दैट, तुम्हारे लिए तो एकदम ऐसा लेवल 1 से लेवल 7 हो गया, बहुत गैप है. और तुम लोग खुद ही सोचो, तुम लोग ईटी में 3-5-10 दिन पढ़े क्या रहेगा? जो बोलते हैं ना एकदम स्ट्रांग वाला, बोलते हैं उससे ज्यादा किया क्या? सच्ची बताओ, झूठ बोल रहा हूँ क्या? 10 से 15 दिन का पढ़े रहेगा बस. अब तुम क्या बोलोगे, 10 से 15 दिन ईटी में, तो उसका डबल 1 महीना कर लेते हैं, हो जाएगा काम. तुम एज अ स्टूडेंट वो बराबर है सोचना, लेकिन वो गलत है. 2 महीने का पढ़े लगते हैं आपको, सीधा 4 गुना. सिलेबस भी 4 गुना है, देखो ना, पेजेस कंपेयर करो खुद का. एक ग्रुप ही पूरे ईटी को कवर कर लेता है, अभी तो एक ग्रुप बाकी है. कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक सब्जेक्ट. अब ये तो मैं अभी मोर ऑन इट तुम लोग से आएगा. सो दैट्स द होल पॉइंट. तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि एक तो अब तुम लोग को समझ में आ गया. फिर तुम्हारा सवाल ये आएगा, सर कहाँ फंस गए हम लोग, अब हम क्या करें? कुछ मत करो. बड़ा पहाड़ चढ़ने के लिए छोटा स्टेप से स्टार्ट करना पड़ता है. द ओनली वे आउट इज
रेगुलरिटी, डिसिप्लिन। इसलिए मैं तुम लोगों को अगस्त से, जब से तुम्हारा क्लास चालू हुआ, तब से बोलता हूँ कि तुम लोग को पास टाइम कम है। तुम लोग का एग्जाम की वजह से तुम लोग को बहुत कम टाइम मिल रहा है, तुम लोग को कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा। बट क्या है मालूम है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई कोर्स ही नहीं बना है कि दिसंबर में एग्जाम है और कोई इंसान सितंबर 1 से चालू कर रहा है। कोई कोर्स नहीं बना है, कोई नहीं पढ़ता है। पर हमारा है, हमको बताया ही नहीं जाता। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, अभी भी कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगेगा, किसी को बात करो कभी एग्जाम है 21 दिसंबर, तो क्या अभी पढ़ेगा, चल घूम के आते। दैट्स व्हाट योर फ्रेंड्स वुड थिंक हु आर नॉट इनटू कॉमर्स, हु आर इनटू कॉमर्स एंड नॉट डूइंग प्रोफेशनल स्टडीज। नॉन कॉमर्स वाले से तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, वो तो मुंबई यूनिवर्सिटी। बट तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम दे दो। वो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम ये डिमांड करता है कि तुम लोग चुपचाप बैठ के हर दिन, हर दिन, एंड आई मीन हर दिन, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करो। जिससे क्या होगा पता है, अभी भी तुमको मुंह पे बोलता हूँ, तुम्हारा सिलेबस सिर्फ कवर होगा, याद कुछ नहीं रहेगा। बट पर्पस वो है ही नहीं। पर्पस क्या है पता है, बॉडी को आदत लगाने का। तुमको इधर से, आई टोल्ड यू इफ आई वो क्लास में डेफिनेटली बोला, इधर से मैं तुम लोग को बोलूँ गेट ऑफ इंडिया भाग के जाना है, भाग के चल के वॉक रन। ठीक है, एक दिन कर लोगे, दूसरे दिन 10 दिन तक बॉडी ऐसा पड़ा रहेगा ना कि भाई बहुत हो गया। तुम लोग को रेगुलरली करना है। ऐसा स्टेमिना डेवलप करने की, मुंह उठा के आज बोला अच्छा गेटवे जाते हैं, हाँ चल चलते हैं। वैसा स्टेमिना बिल्ड करने में तुम लोग को लगता है 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना काम है? नहीं, 3-4 महीने का काम है। ये तुम्हारा काम है। तुम लोग जो 1-1, 1.5-1.5 घंटा पढ़ाई करोगे ना, यू आर बेसिकली अपने बॉडी को आदत लगा रहे हो बैठने का, पढ़ने का। ब्रेन को आदत है कि बॉस तेरे को 1.5 घंटा रोज प्रोसेस करना है ये सब। यू आर exercising your mind, your body, your brain, sometimes your hands, because you have to write sometimes. बिकॉज इवेंचुअली तुम लोग जब स्टडी लीव पर जाओगे ना, तब 8-8 घंटा तो कहीं नहीं, मतलब तुम लोग को जाके पढ़ो। सीएस वाले लोग को कितना पढ़ना पड़ता है, आदमी 9-10 घंटे के नीचे बात ही नहीं करता। सीए वालों को बोलेंगे तो 10-12 घंटे के नीचे बात ही नहीं करता। 10-12 घंटे सो भी नहीं पाएगा मैं 1 हफ्ता कंटिन्यूस ऑन अ डेली बेसिस। पढ़ाई तो दूर का बात है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डेवलप योर बॉडी। एक दिन में होगा क्या, 15 दिन में होगा क्या? नहीं होगा। विच इज वाई यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। तुम लोगों को क्या लगता है जो पास होते हैं वो लोग क्या अंतर्यामी होते हैं, एकदम बुद्धिमान, ऊपर से आए हुए, पता नहीं कहां से क्या पोषण पीते हैं? नहीं, वो लोग सिर्फ डिसिप्लिन होते हैं। वो लोग को ये जो मैं तुम लोग को अभी बता रहा हूँ ना, वो लोग को कोई बोल चुका रहता है, वो लोग को दिमाग में फिट हो, अच्छा ऐसा है, अरे यार फिर तो बहुत काम है यार, फिर आई थिंक आई शुड स्टार्ट अर्ली। वो लोग का बल्ब जल्दी चलता है बस, दैट्स इट। और गलती से फेलियर आ गया ना फेब्रुवरी में, तो अपना बल्ब भी फ्यूज हो जाता है। अब सोचने का क्षमता खत्म हो जाता है 2-3 दिन तक कि करूँ क्या। फिर बाद में ऐसा लगता है नहीं यार, ऐसा थोड़ी फेल नहीं होते, सब लोग फेल होते हैं, लेट्स ट्राई अगेन। देन यू स्टार्ट। अब प्रॉब्लम है उसके बाद भी तो टाइम कम है। उसके बाद क्या बहुत 5 महीने का टाइम है क्या? फेल हो गए फरवरी में, फरवरी का महीना मातम मना लिया, हाँ बहुत बहुत धो लिया, नहीं जम रहा, नहीं जम रहा, मार्च 1 से तो पढ़ाई चालू करोगे। एग्जाम कब है? जून तक, जून 1 को ही है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जून 1 को है। मतलब उसमें 2 ही महीना मिलता है, 3 महीना हो गया ना खत्म। और एक बार फेल हो गए तो अभी दोनों ग्रुप का फॉर्म भरोगे, एक तो भरोगे नहीं। मतलब टाइम उतना ही है, काम डबल हो गया। अपने को फोमो भी हो जाता है यार, एक ग्रुप क्यों दे, दूसरा भी ट्राई करते हैं, विच इज फाइन। लेकिन पढ़ाई वैसा करो फिर। ये तो है, सब मेंटल है, सब मेंटल गेम है। इसीलिए मैं तुम लोग को अभी से बता रहा हूं, प्लान थिंग्स। रोज सुबह उठ के रात तक कितना पढ़े होगा, सुबह उठ के पहला थोड़ी आना चाहिए आज मैं पढ़ूंगा कितना, बाकी सब गया भाड़ में। बाकी सब नहीं आना चाहिए अभी एट दिस मोमेंट। यू डू नॉट अफोर्ड दिस नाउ। अगर तुम पास होने वाले हो, अगर तुम फेल होने वाले हो, कुछ भी एग्जाम दे रहे हो ना, तो यू कांट अफोर्ड टू डू टाइम पास अभी। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है। 50 दिन बाकी है, मेक द मोस्ट ऑफ इट। अभी भी बोल रहा हूं निकल सकते हो। आफ्टर सेइंग दिस तुम लोग को लगेगा बोलेगा छोड़ दे, नहीं। इतना बड़ बड़ 15 मिनट का ये गोल बोल सुनने बताने के लिए नहीं किया कि छोड़ दो, ये बताने के लिए कि करो, हो सकता है। तुमको इम्पॉसिबल लगेगा ना, तो मेरे शब्द पे विश्वास रखो और करो, क्योंकि हम भी कोई तुम्हारे जैसे, कोई वो स्कॉलर लोग जैसे लोग नहीं थे जो पहले से स्टार्ट करते थे। हम भी ऐसे एकदम बोलते हैं ना, मरने वाले तब जाके सोचता था नहीं यार दवाई इन्वेंट करना चाहिए, ऐसे लेट लतीफ थे। किया हमने भी, हम लोग को ज्यादा डिफिकल्ट पड़ा वो लोग से, बट वी वेंट थ्रू एंड देन वी थॉट नहीं भाई, जितना हमने अपने आप पे कष्ट ओढ़ के ले लिया ना, उतना जरूरत नहीं है।
आराम से हो सकता है ये। समझ में आ रहा है? तुम लोग को एक होमवर्क दिया जिसका टाइम 15 दिन का है, तुम लोग एक एक दिन 2-2 घंटा करोगे तो भी वो होमवर्क हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 15 डेज का टाइम है, 30 आवर्स का टाइम है, एक दिन में 2-2 घंटा करोगे हो जाएगा। अपना तो फितरत ही है काय को करने का, 30 ही घंटा है ना, करते हैं ना, आराम से हो जाएगा। अपन 10 दिन टाइम पास कर लेते हैं, फिर क्या होता है? 30 आवर्स तो 30 आवर्स ही रहने वाले हैं। अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो पर डे का ये बढ़ जाएगा कि नहीं? काम बढ़ गया कि नहीं? 6-6 घंटा रोज करना पड़ेगा, काम तो खत्म हो गई, लेकिन कष्ट कितना करना पड़ा। यही अगर 2-2 घंटा करते तो खत्म भी हो जाता, मजा भी कर लेते। ये प्लानिंग है ना तुम लोग में इनकलकेट होना चाहिए। उसके लिए कोर्स बहुत मस्त है। कुछ समझ में आ रहा है? और क्रिकेट वालों, अगर स्टार्टिंग से मारामारी नहीं करोगे तो रन रेट बढ़ता है कि नहीं? अब लास्ट लास्ट 4 ओवर में T20 गेम में 60 रन है, इम्पॉसिबल नहीं है, बन जाता है, पर कितना मेहनत। यही अगर स्टार्टिंग से तू 8-8 रन मारता तो लास्ट 4 ओवर में 40 ही बनते या 35 बनते। वो इजी है कि नहीं? कुछ समझ रहे हैं ना? हाँ। तुम एक टेस्ट मैच खेल रहे हो जिसका रिक्वायरमेंट T20 का है। अब इससे ज्यादा मैं इसको समराइज नहीं कर सकता, क्योंकि ये लंबा इनिंग है और रोज काम करना है। इसलिए सुबह ना हाउ टू डू सर ये सब समझ गया, बकवास बंद करो, कम टू द पॉइंट, व्हाट टू डू। सो व्हाट टू डू इज, आज है 25 अक्टूबर, आज घर जाओ और पहले अपने आप के साथ बैठो। सबसे पहला, कितना सिलेबस हुआ है क्लास में और कितना मेरा पढ़ाई करके हुआ है। पहला चीज, ये गैप कम करो। क्लास में जितना सिलेबस हुआ है ना, उसको मैच करने की कोशिश करो। इसका क्या मतलब? मतलब क्लास में 10 चैप्टर हुआ है, तुम लोग 0 चैप्टर पे हो। क्लास में 11वां चैप्टर खत्म हुआ, तुम 2 पे आओ। फिर क्लास में 12वां चैप्टर खत्म हुआ, तुम 5 पे आओ। स्टार्ट टू गेट पैरेलल विद द क्लास। स्टेप नंबर 1, 15 से 20 दिन जाएगा। लिख लो मेरे से, 15 से 20 दिन ऐसे निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अगर कोई यहाँ पे और एकदम, और तुम लोगों ने टेस्ट दिया, तुम बोले हाँ मैं टेस्ट दिया है, टेस्ट दिया तो क्या याद रहेगा? खोलो वो बुक, जाओ अभी जाके तुम लोग इशू ऑफ शेयर्स पढ़ो, कुछ याद नहीं रहेगा। या फर्स्ट टेस्ट लॉ का लिखा रहेगा, जेएल का जो लिखा रहेगा फर्स्ट टेस्ट, कुछ याद नहीं रहेगा तुम लोग को। तुम लोग का प्रॉब्लम क्या पता, तुम लोग ने टेस्ट दिया तो तुम लोग ने उसको ग्रांटेड ले लिया, तो मेरे को मालूम है नहीं मालूम है। उसके बाद 5 लेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन लग चुका है, तुम लोग को याद भी नहीं रहेगा कि तुम भूल गए हो। सही लाइन है ना? सो द पॉइंट इज, यू हैव टू नो कि ये कहाँ पे है हम लोग। वो घर जाके देखो, अगर वो मिसमैच है, ज्यादा मिसमैच है, तो पहले तो गैप कम करो। उसके लिए जिसको जितना मेहनत करना है वो खुद करेगा, मैं नहीं बोल सकता। तुम लोग 18 हो गए हो ना सबके सब, बचे हुए लोग हो जाओगे ना। देखो 18 इज जस्ट अ नंबर, दिमाग उतना है कि तुम समझ पाओ। तो यही एडल्टहुड का एक फर्स्ट साइन है। यू हैव टू मेक, डू थिंग्स योर वे, ट्राई टू फिट इन टू वॉट द वर्ल्ड expects you to be. You can't be spoon fed everywhere. You can't be doing that. You're not a kid anymore. सबसे पहला बात। दूसरा बात, लाइक आई सेड, वो गैप अगर कम है, कोई है कि नहीं मेरे को सब याद है, गुड फॉर यू। पैरेलल आओ, जितना क्लास में सिलेबस है उसके पैरेलल ही चलते रहो और रिवाइज करो। रिवीजन इज द थर्ड थिंग। अगर तुम लोगों का एक डेट डिसाइड करो, फॉर एग्जाम्पल 5 दिसंबर, रैंडम एग्जाम्पल, 5 दिसंबर तक जितना पढ़ा पढ़ा, उसके बाद रिवीजन पे ज्यादा टाइम और नया पढ़ने पे कम टाइम। रिवीजन नहीं करोगे ना तो ये 2 महीने का पढ़ाई रिवाइज नहीं होएगा, फ्रेश नहीं होएगा, एग्जाम लिखने में दिक्कत होएगा। भले 60% सिलेबस पढ़ाओ, 50% सिलेबस पढ़ाओ, रिवाइज करो। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन प्रोफेशनल एग्जाम्स। ये चीज लिख लो, चाहिए तो किधर तो, frankly speaking. Tanish, ask your sister if I'm lying or exaggerating. ये पूरा जो है ना रिकॉर्ड भी हो चुका है। एक बार है ना अपने सिस्टर को दिखाइए और पूछ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या। अगर उसका आ जाए ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये आदमी कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मेरा बात सुनना बंद कर दे। मैं एकदम रैंडम तेरे को खुला बोलता हूँ। बट देखा उसने है अगर मैंने बोला भी। ना, हाँ, देखा है ना मैंने भी। तूने तेरी बहन को देखा है देखते। करते हुए? हम्म। क्या बोल रहा, नहीं समझा? आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो, मैंने उसे करते हुए देखा है ऐसे रिवाइज, 2-2 3 3 बार। 2-2 3 3 बार रिवाइज में तो एक ही बार बोल रहा हूँ, सुन लो। लड़की है ना, वो ज्यादा सिंसियर है, वो लोग को थोड़ा डर रहता है। हम लोग क्या, हाँ हो जाएगा, कर लेंगे,
कुछ ज्यादा एग्जाम में हम लोग की खुलती है फिर बराबर, समझा? सो ये सब चीज ध्यान रखो, आज घर पे जाओ, बैठ के पहले प्लान करो, बिना प्लान के कुछ नहीं होता। एंड आई टेल माई एम्प्लॉयज, मतलब मेरे जो कलीग्स आई वर्क एज वेल ना, वो लोग को मैंने एक चीज बोला, देखो भाई अपने ना टाइम किधर जा रहा है मालूम ही नहीं पड़ रहा है। मतलब एक काम को 2 घंटा लगना चाहिए ना, हम लोग आराम से 4-5 घंटे लग जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। हमारा बॉस पूछे तुम लोग तब से यही कर रहे हो, और चिल्लाता है। हम लोग यार कुछ तो गड़बड़ है, मतलब वी आर लूजिंग टाइम। कुछ तो ट्रैक रखना चाहिए, चलिए काम है ना, इसको इतना टाइम लगना चाहिए। कम लगा तो हम लोग नेक्स्ट टाइम प्लानिंग वैसे करेंगे, ज्यादा लगा तो समझ लेंगे क्यों ज्यादा लगा, करेक्शंस पॉसिबल है क्या। ये तुमको अपने पढ़ाई में करना है, एक एक घंटे में मैं इतना खत्म करूंगा, कम टाइम में खत्म हुआ गुड फॉर यू, नहीं हुआ तो यू हैव टू थिंक क्यों ऐसा। अगर स्लो है तो लेट मी कीप मोर टाइम, जरूर जबरदस्ती ठूसो मत दिमाग में। गिव योर बॉडी द टाइम टू ग्रास्प, सबका अलग अलग एबिलिटीज है, और एक दूसरे से अपना प्लान डिस्कस मत करो, पहले बोलो। किसी को पेपर 4 पसंद है, किसी को पेपर 1 पसंद है, किसी को पेपर 3 पसंद है, सबका जो एक स्किल सेट है अलग अलग रहता है। तुम जनरल डिस्कशन कर सकते हो लेकिन सब्जेक्ट वाइज नहीं जा सकते। जिसको जो सब्जेक्ट पसंद है वो पहले स्ट्रॉन्ग करो, और जो सब्जेक्ट पसंद है और स्ट्रॉन्ग किया उसमें 60 के नीचे सोचना नहीं, बस स्कॉलर बनो वो सब्जेक्ट का, एवरेज मत बनो। पास होना है ना एग्जाम, ये पास होने का टिप है। जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तुम लोग को स्ट्रेंथ है, तुम लोग को लगता है मेरे को मस्त आता है ये, मेरे को ये समझ में भी आता है, मेरे को लाइकिंग भी है, उसमें 60 के नीचे सोचना ही नहीं। फिर 60 कैसे मारोगे, पिच रिपोर्ट, मतलब पास पेपर्स। पास पेपर से समझो मेरा औकात पहुंचा क्या ये 60 मारने का। हम तो अपने आप को थोड़ा ऊपर के समझ ही लेंगे, लेकिन देखो क्या पूछा जाता है, एम आई केपेबल इनफ, इफ नॉट उसका तैयारी करो। कुछ समझ में आ रहा है? तुम लोग को लगता है जितना काम मैंने तुम लोग को बोला, तुम लोग को 2 महीने में ऐसा कम पड़ेगा, या 2 महीना बहुत ज्यादा है ये सब चीज के लिए? नहीं, उल्टा कम पड़ेगा, बट स्टिल बेर मिनिमम 2 महीना इज गुड। शुरू करो, काम शुरू करोगे तो लर्निंग कर्व नाम का कंसेप्ट होता है, मतलब हम सीखते हैं, एक काम 10 बार किया तो 11 बार फास्ट करते हैं, और उतना ही परफेक्ट करते हैं। तुम लोगों में भी लर्निंग कर्व आएगा, कैसे तुम 1 घंटे में ज्यादा पढ़ाई करोगे, कैसे 2 घंटे में उतने टाइम में ज्यादा पढ़ाई करोगे, वो धीरे धीरे ग्रो होएगा। गिव योर सेल्फ द टाइम, समझा? मैं बात भी करता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 3। एनएस लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, पेज नंबर 4.4.11। ओके, नाउ वी आर बैक टू अवर रेगुलर सम्स, जिसमें रेगुलर अंडरराइटर्स होंगे 3 या 4, फर्म अंडरराइटिंग रहेगा, उसका 2 मेथड है। तो हम लोग अभी है ना चैप्टर जब खत्म करेंगे तो रेगुलर सम्स के साथ खत्म कर देंगे, ठीक है? ऑफकोर्स करोगे तुम लोग ही। एनएस लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स विच वर अंडररिटन एज फॉलोज: ए 12,000 शेयर्स, बी 5,000 शेयर्स, सी 3,000 शेयर्स। 12 + 5 होता है 17, 17 + 3 होता है 20, राइट? Underwriters made application for firm underwriting as follows. Firm underwriting 1,600 shares, 600 shares for B, and 3,000 2,000 shares for C. Total subscription excluding firm but including mark. तुम लोगों ने अपने टेबल में कितना आइटम्स पढ़ा है? कैन आई से अनमार्क्ड, अनमार्क्ड, फर्म। टोटल सब्सक्रिप्शंस में क्या है? फर्म नहीं है, तो फिर क्या बचा? मार्क्ड एंड अनमार्क्ड। तो टोटल सब्सक्रिप्शन को 2 पार्ट में तोड़ने का, मार्क्ड एंड अनमार्क्ड। समझ में आया? अगर फर्म दिया रहता तो फर्म में भी तोड़ते, पर उसने बोल दिया ना टोटल सब्सक्रिप्शंस एक्सक्लूडिंग फर्म, तो ठीक है फर्म हटाओ, इसको 2 पार्ट में तोड़ो, मार्क्ड एंड अनमार्क्ड। समझा कि नहीं? आगे, total subscriptions excluding firm underwriting but including marked applications were 10,000 shares. A का 2,000, B का 4,000, C का 1,000। ये तुम लोग का marked applications। समझा? You are required to find out liability of individual underwriters assuming that firm underwriter is treated as unmarked, firm underwriter is treated as marked। दोनों जिसमें सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करोगे, मैं तुम लोगों को सिर्फ एक चीज देखूंगा यहाँ पर, बेसिक वर्किंग। टोटल शेयर्स कितना है? 20,000, बराबर है? टोटल एप्लीकेशंस कितना है? टोटल एप्लीकेशंस एक्सक्लूडिंग फर्म एंड इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशंस फॉर 10,000, तो ये 10,000 इधर ही दो पार्ट में तोड़ दूंगा। मार्क्ड कितना है एंड अनमार्क्ड कितना है, ए बी सी, ठीक है। कितना है मार्क्ड? 4,000, 4,000, 4,000, 1,000, 4,000, 4,000, 4,000, 1,000. 2,000, 2 + 4 6, 6 + 1 7, ऊपर टोटल कितना है? तो फिर अनमार्क्ड में कितना आएगा? 2,000. इसका मतलब समझा? स्टार मतलब बैलेंसिंग फिगर, ओके, एंड 3,000 अनमार्क्ड। अब तुम लोग देख लो, और क्या है फर्म। पहले से टोटल लेके रखो क्योंकि दोनों मेथड से करना है। फर्म कितना है? ए का 2,000, ए नहीं सॉरी 1,600, 1,600, 600, 2,000, टोटल कितना है? 16 + 6 4,200 टोटल फर्म। आर वी क्लियर? समझा सबको? ओके, चलो स्टार्ट। तनिष तू पुराना लिखा तो भी चलेगा, ये किया तो भी चलेगा। हाँ मैंने मैंने किया, समझा मेरे को सम। पर हाँ जो उसमें लेस करते हैं ना, मतलब जब मार्क कंसिडर करते हैं और जब अनमार्क कंसिडर करते हैं, तब उनको हम उनके शेयर में क्यों नहीं देते, टोटल करके फिर उनका शेयर निकाल के क्यों देते? वही तो, वही मेथड है। मार्क्ड में जो एग्जैक्ट शेयर है वो माइनस करो, ट्रीटेड एज मार्क्ड, तो जिसने जितना बोला है उसका उतना मार्क्ड, ठीक है। हम्म। बट ट्रीटेड एज अनमार्क्ड मतलब, देख भाई, तू प्रॉमिस कर रहा है कि फॉर एग्जांपल सी आई थिंक 2,000 लिखा है ना उसने, सी का 2,000 है ना ठीक है 2,000, हाँ फर्म तो एंड राइटिंग। अब वो प्रॉमिस कर रहा है वो 2,000 ले ही लेगा, बट थिंक ऑफ इट दिस पे, कंपनी उसको 2,000 दे पाएगा क्या? कंपनी उसको स्पेशल प्रोविजन करके वो 2,000 शेयर सप्लाई कर पाएगा क्या? यू नो, इस वजह से वो लोग ने सोचा कि नहीं भाई, ये आवाज कम करो, उसको सुना ही नहीं देगा। तो वो लोग ऐसा मेथड निकाला कि अज्यूमिंग कि कंपनी वोंट बी एबल टू गिव स्पेशल प्रिविलेजेस टू द अंडरराइटर, तो दैट अंडरराइटर इज नॉट अंडरराइटर, इज लाइक एनी अदर आउटसाइडर। तो अगर आउटसाइडर अप्लाई करेगा तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, वैसे ही ट्रीट करेंगे। और तेरे को तेरा शेयर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वी कांट गारंटी। तो इसलिए टोटल करके तो फिर उनका इसीलिए शेयर वो निकाल। मेथड ने क्या बोला, वो मेथड इस आइडियोलॉजी के पीछे बात करता है। तो इस वजह से उसको सीए वाले एग्जाम्स में बोलते हैं बेनिफिट नॉट गिवन। ट्रीट एज अनमार्क्ड मतलब बेनिफिट नॉट गिवन, मतलब आई कैन नॉट गिव यू स्पेशल बेनिफिट कि तुझे इतना शेयर्स मिल ही जाएगा एज अ कंपनी। सो आई विल मेक अ कैलकुलेशन जिसमें तू मेरे लिए आउटसाइडर की तरह है, तेरा फर्म अंडर राइटिंग। अगर आउटसाइडर की तरह है तो तेरा फर्म जितना तुमने बोला है, आई डोंट केयर तुम्हारा इंडिविजुअल उसमें क्या शेयर है, तुमने इतना फर्म बोला है वो मेरा आउटसाइडर शेयर्स की तरह कंसिडर होएगा और वो डिवाइड होएगा ग्रॉस लायबिलिटी में। ये थॉट प्रोसेस अच्छा। है। उस वजह से वो मेथड वैसा बना कि ट्रीटेड एज अनमार्क्ड और ट्रीटेड एज मार्क्ड। मार्क्ड का मतलब क्या, तूने इतना बोला ना, चल आई विल गिव यू बेनिफिट, तूने उतना बोला उतना शेयर्स का मैं प्रबंध कर दूंगा, आई विल गिव यू दोस शेयर्स। थिंक ऑफ इट दिस वे, which is why these two set of calculations were developed, कि जिसमें एक में कंपनी को मालूम, तो उसमें सामने वाले अंडरराइटर का अकॉर्डिंगली लायबिलिटी चेंज हो जाता है कि तुझे कितना शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, बराबर। ऐसा सीन। सो इसलिए मेथड का ही वो रिक्वायरमेंट है, एक मेथड में तुम लोग को उसको मार्क की तरह ट्रीट करना है और एक मेथड में अनमार्क में, और ऑब्वियसली आंसर्स अलग आएगा, सेम आंसर नहीं आएगा। समझा? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले एक थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर का मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, अगले चैप्टर का थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। अगला चैप्टर है जो ग्रेजुएशन वाले कौन कौन है, सिर्फ सिर्फ शुभम है, राइट? ये नहीं है, नोट्स नोट्स का जरूरत नहीं है मेरे को ये चैप्टर में, ये चैप्टर का पहला 3 लेक्चर नोट्स का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा है कि मतलब उसमें बहुत टाइम जाता है। सुना क्या सब लोगों ने, ये लेक्चर चालू हो गया, पेंसिल वाली। आता हवी का, आता कहाँ हवी, हाँ काय
मैंने ना यूट्यूब से एक टर्म सुना है, रेटोरिकल क्वेश्चन। हाँ rhetorical था। रेटोरिकल क्वेश्चन सुना है सब लोगों ने? हाँ चलो क्या सुना है, जिसने सुना है वो बताओ। वो मतलब did I do this didn't I वाले। नहीं, वो क्वेश्चन टैग, वो क्वेश्चन टैग है। नहीं, नॉट इलॉजिकल। रेटोरिकल क्वेश्चन मतलब अभी पेंसिल का जरूरत नहीं है, दिस इज द स्टेटमेंट, पर मैं उसको स्टेटमेंट की तरह नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा अभी पेंसिल का जरूरत है क्या, उसका आंसर नहीं है, यू हैव टू से नो। सो इट्स द आंसर इज ओनली वन, पर मैं उसको स्टेटमेंट की तरह नहीं बोलूंगा। ऐसे टाइप के सेंटेंस को रेटोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे पेरेंट्स हमको रिटोरिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारे ओपिनियन का टोमना नहीं। टोमना मीन्स टॉन्ट। टोमना तो डायरेक्ट, अरे इसको तो अभी जाने का रहेगा, इसको इतना इंपॉर्टेंट काम है, ये होता है टोमना। दिस इज नॉट टॉन्ट, दिस इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ आस्किंग यू बट टेलिंग यू एट द सेम टाइम। तुम लोग को जल्दी छोड़ू क्या, तो आंसर ना आना चाहिए। ऑब्वियसली इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन। ऐसे तुम लोग को क्या जल्दी जाने का है क्या? नहीं, योर आंसर शुड बी नो। दिस इज नोन एज रिटोरिकल क्वेश्चन। सो इट्स अ स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। समझ में आया? बस नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोग को ग्रामर सिखाऊंगा। बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं आता मेरे को, प्लीज। अच्छा, मतलब तुम लोग को मैं चाहिए जब कोई मैम या सर बुरा हो, अदरवाइज मेरे में एप्टीट्यूड नहीं है ऐसा। एनीवे, अच्छा सुनो, इधर इधर ध्यान दो सब लोग। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम लोग का कंपनी अकाउंट्स में बनता है एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, या एनुअल अकाउंट्स। हर जॉइंट स्टॉक कंपनी ये बनाता है, ठीक है। इसमें बनता है प्राइमरीली एकदम बेसिक वाला, ये एक, ये दो, ठीक है, एंड ये तीन, एंड चौथा भी है जो तुम लोग सीख चुके हो। नहीं, फंड फ्लो नहीं। हर एक एनुअल रिपोर्ट में ये नाम का रेशियो होता ही है, सुना है, और ये नाम का रेशियो होता ही है। वर्किंग कैपिटल नहीं, ये करंट रेशियो, समझा? ये कुछ एनालिटिकल पॉइंट्स है जो एज एन अकाउंटेंट उसको बनाने आने चाहिए, एंड एज अ रीडर तुम्हें पढ़ने आनी चाहिए। तुम लोग एफएम सीखते हैं इस वजह से हो क्योंकि कुछ कंसेप्ट्स एक कंपनी सेक्रेटरी को भी पता होना चाहिए जो रिलेटेड टू अकाउंट्स हो, जो रिलेटेड टू एफएम। कुछ समझ में आया? अकाउंटिंग तुमको पूरा आना चाहिए क्योंकि तुम लोग करोगे आरओसी फाइलिंग। आरओसी का मतलब होता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज। उसमें हर कंपनी का बैलेंस शीट फाइल करना पड़ता है। फाइल करना मतलब उनको इन्फॉर्मेशन देना, देखो भाई मेरा एसेट्स ये है, मेरा लायबिलिटी है। अब मेरे को एक बात बताओ, और उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरीज पे होता है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग गवर्नमेंट के एक बॉडी को कुछ बता रहे हो कि एबीसी लिमिटेड का इतना एसेट है, इतना लायबिलिटी है, तो तुमको ही नहीं पता वो एसेट लायबिलिटी है नहीं है, उसका मतलब क्या है। तो क्या ये सही लगता है कि तुम लोग ऐसे, हाँ चलेगा ना, तो क्या हो गया, रिपोर्ट ही करना है, कर देंगे। ये प्रोसेस सही लग रहा है? नहीं, रेटोरिकल क्वेश्चन। नहीं, ऐसा सही नहीं है। तुम लोग को तो पता होना चाहिए ना, तुम किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो, कि ये क्या है, ये क्यों है, इसलिए तुमको ये पढ़ाया जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? सो इसी प्रोसेस का एक पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ ग्रेजुएशन वाले को पता रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, सुना है, सीखा है? नहीं, ऑप्शन में छोड़ दिया था। चुप रे, कोई भी महाराष्ट्र में, इंडिया में कोई भी बीकॉम का कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा ही। जा सिलेबस में देख, तेवा ना होता मतलब तू 15 साल पहले बीकॉम नहीं किया है, और अगर किया भी रहता तो रहेगा। मैंने किया 15 साल पहले बीकॉम। अरे तूने ऑप्शन में छोड़ा होगा। तू फंड फ्लो कैसे बोला? सरांनी कधी सांगितलं फंड फ्लो स्टेटमेंट? कोई लेना देना ही नहीं है रेशियो से। यहाँ पे 12 अगेंस्ट 1 है। आता कुठं तुम्ही सांगा ना विचारा. अरे मी का म्हणतोय, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी कुछ कुछ बीकॉम के सिलेबस में रहता है। अतः बैंकिंग में फॉर श्योर है,
अकाउंट एंड फायनान्स में फॉर श्योर है, नॉर्मल बीकॉम में मेरे को याद नहीं है बट हो सकता है, ठीक है। मी शिकलोय कर्टसी सीए उसमें था, तो हम लोग वो बीकॉम टीवाई बीकॉम के पहले ये सब सीख चुके थे, तो हम लोग को तो ऐसा था कि हाँ ये सब सीए में पढ़ा है। तो वी डोंट नो बीकॉम का सिलेबस अलग से, बट तुम लोग को बीकॉम में ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है पता है? इट इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस फॉर द बिजनेस, कैश ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इसको सीखने का तरीका हम कैसे करने वाले हैं पता है? बीकॉम सॉरी 12th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट, एवरीवन फ्रॉम 12th कॉमर्स राइट, सब लोग, तुम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स का एक प्रोसेस सीखा होगा। कैसे? पहले तुम लोग को एक बड़ा सा ट्रायल बैलेंस आता है, वो ट्रायल बैलेंस का हर आइटम को तुम 6 जगह में फिट करते हो। कौन सा 6 जगह? सुनो, ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट, तो उसको टीडीआर टीसीआर बोलते थे हम लोग। पीएनएल डेबिट, पीएनएल क्रेडिट, तो पीडीआर पीसीआर ऐसे बोलते थे। एंड बैलेंस शीट एसेट या बैलेंस शीट लायबिलिटी, तो बीए एंड बीएल, बराबर है? ऐसा हम करते थे। तो तुम लोग क्या करते थे? ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस देखते थे, ट्रायल बैलेंस में से ये सब नोटिंग कर लेते थे, ओके। एंड बाद में सम को स्टार्ट करते थे, फिर नीचे देते थे एडजस्टमेंट्स। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट आता था, 2 बार वो अमाउंट नहीं लिखने का, एक ही बार लिखने का। लेकिन एडजस्टमेंट्स का 2 इफेक्ट आता था, वो अमाउंट 2 बार लिखने का, एक बार डेबिट में लिखने का, एक बार क्रेडिट में लिखने का। याद है ऐसा कुछ किया है? और हम लोगों को बताया जाता था ये है ये करो, ये है ये करो। क्यों मालूम है? वो सम का रिक्वायरमेंट क्या है? हाफ एन आवर में सम खत्म होना चाहिए, इतना बड़ा सम है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग लॉजिकली ये किधर जाता है, ये क्यों जाता है, इसका क्या लॉजिक है, छोड़ो ना, जाता है, खत्म करो। सो वी यूज टू डू इट अ बिट मैकेनिकली। इस चैप्टर में हम जो सीखेंगे वो भी ऐसे ही सीखेंगे। मैं तुमको लॉजिक सब बताऊंगा, मैं तुमको जर्नल एंट्री भी बताऊंगा। गलती से अगर तुम लोग को इसका इफेक्ट नहीं पता तो वो इफेक्ट डिराइव कैसे करना है वो तुमको सिखाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद तुम लोग को ये चैप्टर को थोड़ा मैकेनिकली करने का है, मेमोराइज करके करने का है। ये इधर ये इधर ये इधर। क्यों मालूम है? क्योंकि तुम लोग के पास सिर्फ 20 मिनट है सम सॉल्व करने के लिए। 20 से 25 मिनट आएगा 8 से 10 मार्क का, और उसका लेंथ में तुम लोग देख लेना जब चैप्टर चालू होगा। सो जब मैं इतना तुमको बिल्डअप दे रहा हूं, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी लेंथी सम एंड यू हैव टू फिनिश इट फास्ट एंड टैली इट इन द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट अटेम्प्ट। कुछ समझा? तो अगर ये सब चीज में माहिर होना है तो एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ता है, एक टेक्निक डेवलप करना पड़ता है। लॉजिक रहता है ऑब्वियसली, लेकिन लॉजिक से नहीं पूछा जाएगा तुमको कि तेरा लॉजिक बता, तूने ये यहाँ पे क्यों लिखा। कोई आके ओरल एग्जाम में पूछने तो नहीं वाले। लेकिन तेरा सम टैली नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ, तो तुमको मार्क्स तो कम मिलेगा ही। कुछ समझ रहे हैं? तो हमारा पर्पज ये है फटाफट खत्म करो। वो सीखते वक्त लॉजिक के साथ सीखेंगे ताकि वो मेमोराइज करने में इजी रहे, याद करने में इजी रहे। कुछ समझ में आया? इसीलिए वन मोर रीजन टू अपना एजुकेशन सिस्टम, एक चीज कान खोल के सुन लो, अपना एजुकेशन सिस्टम है ना पूरा रट्टाबाजी पे चलता है। कुछ भी सेलेक्ट करो, तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, डेंटिस्ट बनो, आर्किटेक्ट बनो, कुछ भी बनो, पूरा एजुकेशन सिस्टम, पूरा एग्जाम सिस्टम रट्टाबाजी पे ही चलता है। लेकिन अगर कोई चीज समझ चुके हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो गया है, और ऐसा थोड़ा आधा घंटा दिया तो उस पर में थोड़ा बात भी कर पाओगे, लिख भी पाओगे, तो उसको रट्टा मारना इजी हो जाता है। समझा? इसीलिए तुमको बताया जाता है समझ के पढ़ो। एग्जाम में तो तुमको रट्टा बेस्ड आंसर ही फटाफट पुट, क्यों? अपना एग्जाम 3 घंटे का ही है। अपना एग्जाम थोड़ी ना ऐसा केस स्टडी बेस्ड, 1 घंटा देता हूँ केस स्टडी बना के फिर प्रेजेंट करो, वैसे टाइप का थोड़ी है कि जिसमें तुम सोच सको, बेटर कर सको। नहीं, एक अटेम्प्ट आंसर लिखने में मिलता है, वो बेस्ट देने का है। तो व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट? फटाफट फटाफट जो आता है लिख दो, बराबर है कि नहीं? तो इसीलिए अपने को वो चीज अगर अंडरस्टैंडिंग हो गया ना, तो रट्टा मारना इजी होता है। ये याद रखो। इसका मतलब ये है कि तुमको रट्टा तो मारना ही है। अब तुम चुनो कि तुम तोते की तरह बिना सोचे समझे रट्टा मारना चाहते हो कि समझने के बाद रट्टा मारना चाहते हो, तुम डिसाइड करो। हर एक का अपना स्ट्रेंथ है। कोई लोग ऐसे रहते हैं चतुर रामलिंगम टाइप, समझने का क्या जरूरत है, आई विल मेमोराइज। बट आई डोंट प्रेफर दैट काइंड ऑफ टीचिंग और स्टडिंग। मैं ऐसा टाइप का हूं कि मेरे को ये समझ में आ गया ना, सोचो रट्टा मारा और भूल गया तो सोचना पड़ा, तो मालूम तो होना चाहिए ना क्या है, तो उसको बाद में सोच सोच के लिख तो पाऊंगा। सो दैट इज द रीजन। तो हम इस चैप्टर को वैसे ही पढ़ेंगे, वी विल अंडरस्टैंड ऑल द लॉजिक्स, ऑल द अंडरलाइंग जर्नल एंट्रीज बिहाइंड इट, बट you have to be quick in knowing the adjustments, you have to be quick in being aware कि कौन सा एडजस्टमेंट किधर आता है। सबको समझा? इज दिस क्लियर? मोर ऑन इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सिर्फ एक छोटा सा रीजन दे देता हूं कि इसका रीजन जरूरत क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कैश प्रॉफिट, ठीक है। मैं तुम लोग को एग्जांपल देता हूं। ये सुना है तुम लोग ने? सुना है?
जीपी है ना? हाँ बोलो। इसने दी ना चलो नेट प्रॉफिट कितना आएगा बताओ। टेंस क्या? जाओ जाओ नीचे जाओ। कितना आएगा? जा नीचे जा नीचे जा नीचे। 1 घंटे उसको ब्रेक मिला। मैं आता हूँ, रुक, बैठो सब लोग, बैठो बैठो, मैं काम देता हूँ, मेरे पास बहुत काम है देने के लिए तुम लोग को। नहीं नहीं पढ़ाओ बोलते हो। 1 घंटे का ब्रेक इधर, यहाँ पर मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, तुम्हें बस टाइम नहीं है, वो लोग मत जा रहे हैं। तो ना बोलता हूँ ना, ये बैच है वो बैच सेम है, तुम लोग का ईगो हर्ट होएगा। ऐसा कैसे सेम है? तुम लोग जूनियर्स हो। चुप रे, पर्पल डिफीट कर दिया। सुनो, नहीं देने वाला तुम लोग। तू काय वाटतं मी त्याचा ऐकणार आहे? करूंगा मैं मेरी। सुनो, 400 का तुम लोग का नेट प्रॉफिट है। अब एक इमेजिन करो, एक कैश बॉक्स जिसका शुरुआत हुआ 1000 रुपए से, ठीक है? अब बताओ, ये सब एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद वो कैश बॉक्स में कितना पैसा रहेगा? अगर तुम 400 बोल रहे हो तो तुम सोच नहीं रहे हो। सोचो, देर इज अ कैश बॉक्स जिसमें से अगर खर्चा किया तो पैसा निकल के खर्चा आएगा। थिंक। एक आंसर आया 600। 700, ठीक है, गुड। पर डिबेट होएगा। 650 बोल ही लग रहा है यहाँ पे। 650 क्यों 650 बोल रहे हो तुम लोग? 600। 600 एक आंसर आया, चलो गुड। चलो फाइनल आंसर, चलो 650, 700, 600 कितना? 600। पीछे के लोग, उधर तनिष ने भी 600 बोल दिया। 700, तो पहले 700 पे जाते हैं। क्यों 700? क्योंकि कैश में से हाँ इंटरेस्ट पे कर दिया करेक्ट तो 100 गया, करेक्ट ठीक है। सैलरी पे कर दिया तो 200 करेक्ट गया। करेक्ट बाकी का अपन हम लोग पे करते नहीं है, वो सिर्फ डिडक्ट राइट ऑफ करते हैं, करेक्ट। तो इसलिए 700। ओके, 600 वालों तुम लोग क्या बोलते हो? हम लोग का मैथ्स रॉन्ग हो गया। तुम लोग 600 पे पहुंचे कैसे? एक्चुअली मैंने फिगर चेंज कर सर दिया। मैथ्स ही रॉन्ग हो गया। मैथ्स रॉन्ग हो गया ना? लॉजिक सेम ही लगा। लॉजिक सेम ही था ना? पर सब लोग एग्री करते हो? सो द पॉइंट इज, हमारा जो पीएनएल है ना, पीएनएल अकाउंट, वो बनता है अक्रूवल सिस्टम से। सुना है ये अक्रूवल सिस्टम? तुम लोग को है ना, पुराना लेक्चर्स रिविजिट करो, मेरा वाला, मैंने बोला है ये। ऐसा बोलना है, मैं तुमने सुना नहीं है। सर सुना है, याद नहीं है, ऐसा बोलो। ठीक है क्या? सवाल भी मैं ही बोलूं, जवाब भी मैं ही दूं। अक्रूवल सिस्टम का मतलब ड्यू बेसिस। एक रेंट ड्यू हो गया, पैसा दिया नहीं दिया इरेलेवेंट है, ड्यू हो गया ना, अकाउंटिंग में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देने का। समझा? इसको बोलते हैं ड्यू बेसिस, अक्रूवल बेसिस। सर बाद में पे किया तो क्या एंट्री करेंगे? पहले तुम एंट्री करोगे एक्सपेंस डेबिट टू पेएबल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फिर जब पे करोगे तब
आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, सुना क्या? समझा कि नहीं? नहीं समझा? एक्सपेंस का एंट्री क्या है? मैंने सैलरी भरा, आशीष सर को सैलरी भरा, मैंने उनको काम पे रखा, 10,000 रुपये सैलरी भरा, कितना क्या एंट्री मारूंगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने उनको सैलरी भरा नहीं, मैंने बोला आशीष सर अभी थोड़ा पैसे का शॉर्टेज है, 5 दिन बाद देता हूँ, पर मार्च 31 आ गया, तो क्या मैं अप्रैल 5 को अकाउंटिंग करूं कि मार्च 31 को करूं? हाँ, 31st क्या एंट्री मारूंगा? ना, बोलो बोलो। outstanding salary, एग्जैक्टली, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक्सपेंस एग्जांपल है, एंट्री क्या मारूं? गो बैक टू योर फर्स्ट लेक्चर। कौन दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है? क्या 3 टाइप का अकाउंट्स है? क्या 3 टाइप का अकाउंट्स है? रियल ने पर्सनल नॉमिनल, क्या रूल्स है? रूल मत बताना, पता है ना? कितना अकाउंट इन्वॉल्व है इधर ये ट्रांजैक्शन में? 2। कौन सा? आशीष सर एंड आशीष सर इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट, सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज पर्सनल अकाउंट, सैलरी टू आशीष सर या सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये एंट्री में जेब से पैसा गया क्या? पर क्या ये एंट्री मारना जरूरी है? यस, क्योंकि हम लोग अक्रूवल सिस्टम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अक्रूवल सिस्टम में अक्रूवल प्रॉफिट आता है। मेरे को मेरे शेयर होल्डर्स को बताने का है कि भले ही मैंने नेट प्रॉफिट 400 रुपए कमाया है, लेकिन मेरा कैश का प्रॉफिट 400 रुपए से या तो कम है या तो ज्यादा है। इस वजह से बनाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो एक समरी देता है कि भाई ऑपरेशंस मतलब बिजनेस से कैश प्रॉफिट कितना हुआ, एंड इट ऑल्सो सेग्रीगेट्स योर कैश आउटफ्लोज एंड कैश इनफ्लोज into 3 categories. ठीक है? The categories are operating, investing and financing. I repeat, what are the 3 categories? Operating, investing and financing. समझा? ये 3 कैटेगरी का जो आउटफ्लोज है वो हम लोग को बिजनेस को ही पूछना पड़ता है कि तूने खर्चा किधर किया। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस का काम, बिजनेस के लिए परचेस किया, बिजनेस के लिए सेल किया, बिजनेस के डेटर्स से पैसा आया, बिजनेस के क्रेडिटर्स को पैसा दिया, ऑल रिलेटेड टू ऑपरेशंस मतलब ऑपरेटिंग। ठीक है? व्हाट इज इन्वेस्टिंग? अगर हमने एज अ बिजनेस कहीं इन्वेस्ट किया रहेगा तो हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? सबसे पहले हम इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड एसेट में, दूसरा हम इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। समझा? तीसरा टाइप है फाइनेंसिंग। इसका रेफरेंस तुम लोगे तुम्हारे एफएम में। एफएम में एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या क्या पढ़ा है उसमें? केई, केपी, केडी, के आर हटाओ, क्योंकि के आर मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब ऑपरेशंस। समझा? कहां से आता है प्रॉफिट? बिजनेस करके आता है कि तुम लोग इन्वेस्ट करते हो उससे आता है? प्रॉफिट कहां से आता है? बिजनेस करके आता है। तुम लोग का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम तुम्हारा बिजनेस है, तो केडी, केपी, केई और केआर में केआर हटा दो। सो व्हाट आर योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? केडी, केपी, केआर। अब ये तो कॉस्ट हो गया। कॉस्ट ऑफ व्हाट? डी मतलब डेट, डेट लिया या पे किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दूसरा पी मतलब रेफरेंस, रेफरेंस इशू किया या रिडेम्पशन किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ई मतलब इक्विटी, इक्विटी शेयर्स इशू किया या फिर बायबैक किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड द एंसिलरी एक्टिविटीज कनेक्टेड टू केडी, केपी एंड केई। एग्जांपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों पे करता है इंसान? बिजनेस का रिक्वायरमेंट है कि लोन का रिक्वायरमेंट है? क्या लोन लिए बिना बिजनेस नहीं चल सकता? चल सकता है। मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैंने लोन लिया ना। तो क्या वो बिजनेस का एक्सपेंस है कि फाइनेंस एक्सपेंस है? तुम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है इस पे, कौन सा पढ़ा पता है? लेवरेजेस। यू डू ऑपरेटिंग लेवरेज, यू डू फाइनेंसिंग लेवरेज एंड यू डू कंबाइंड लेवरेज। कभी भी आशीष सर ने ये बोला रहेगा, एक होता है ऑपरेशनल रिस्क जो तुम लोगों का फिक्स्ड कॉस्ट रिकवरी का तुम्हारा मेन फोकस रहता है, दूसरा होता है तुम लोगों का इंटरेस्ट रिस्क या फाइनेंस रिस्क, कि भाई ठीक है ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा है पर फाइनेंस इतना ज्यादा रिस्क है, मतलब एक्चुअली अच्छा मतलब लेवरेज जब कम होता है, मतलब इफ द लेवरेज इज हाई, रुको मेरे को सोचने दो। ओएल मतलब
कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, राइट? Yes. अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और ईबीआईटी एकदम कम है तो रिस्क ज्यादा है ना, उसमें फिक्स कॉस्ट ज्यादा रहता है। एंड फिर ईबीआईटी अपॉन ईबीटी में अगर गैप कम है तो फिर हाँ करेक्ट, अगर लेवरेज ज्यादा है, आंसर बड़ा है, मतलब रिस्क ज्यादा है। क्यों पता है? सपोज कंट्रीब्यूशन 100, ठीक है, कंट्रीब्यूशन 100, ईबीआईटी इज 30, तो तुम लोग का क्या आएगा, 100/30 आएगा ना, इसको कट करोगे तो 3.3 टाइम्स आता है। पर यही सपोज कंट्रीब्यूशन 100 एंड ईबीआईटी 80, तो आंसर कितना आएगा पता है? 1.2, 1.25 आई थिंक, राइट? कम आया ना। कम कम रिस्क मतलब तुम लोग का फिक्स कॉस्ट कम है, ज्यादा रिस्क मतलब फिक्स कॉस्ट का रिस्क ज्यादा है। क्यों? थोड़ा भी ऊंच नीच हुआ ना अपने सेल्स में तो इधर बहुत बॉस वाट लग जाएगा। ये उसका एक उसका इंटरप्रिटेशन है। सो पॉइंट इज, ये सारा तुम लोग जो पढ़ते हो एफएम में, ये सब फाइनेंस है। इसके तरफ का जो भी खर्चा है उसको फाइनेंशियल खर्चा हम बोलते हैं। इनकम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो योर डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड, ये सब आइटम्स आर कवर्ड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सुना सब लोगों ने? Yes. इज दिस क्लियर? एंड इन इन्वेस्टमेंट साइड हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? शेयर्स में कर सकते हैं, डिबेंचर्स में कर सकते हैं, बैंक एफडी कर सकते हैं, है ना? एफडी से क्या आता है? इंटरेस्ट। शेयर्स से क्या आता है? डिविडेंड। बॉन्ड या लोन से क्या आता है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सुना सब लोगों ने? इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हम लोगों का काम यह है कि हमारा रेगुलर पीएनएल है ना, हमारा रेगुलर बैलेंस शीट है ना, उसको कैश फ्लो में पूरा कन्वर्ट कर देते। आया समझ में? ये हमारा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है। हर मतलब मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ ना, अकाउंट्स में अभी जो पढ़ रहे हो या इवन लॉ में जो पढ़ रहे हो, जो बचपन में अपने को बताया जाता है, या ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या उपयोग है, या तुम्हारा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का क्या उपयोग है, मैथ स्टूडेंट्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये जो पढ़ रहे हो ना, कैश फ्लो रेशियोज, ये एक्चुअली उपयोग है। ये इतना ज्यादा यूजफुल है, ये इतना ज्यादा प्रैक्टिकल है कि मुंह उठा के कोई भी सीए फर्म में चले जाओ या कोई भी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का फाइनल अकाउंट देख लो, ये सब दिखेगा तुमको। सेकेंड, टैक्स। एक्चुअल में तुम पढ़ रहे हो जो सच्चाई में होता है, मतलब अभी पढ़ाई किया और काम पे लग सकते हो, ये लेवल का प्रैक्टिकल नॉलेज हो। मतलब उसमें कोई ऊंच नीच भी नहीं, जो एग्जैक्ट पढ़ रहे हो ना, वो वही चीज वहां पर काम करना पड़ता है। इतना लिंक है कि मैं प्रैक्टिकली क्या करूंगा और मैं पढ़ाई में क्या पढ़ रहा हूं। सो इसीलिए ना ये सब चीजों को ना भूल नहीं सकते, कंप्लीटली तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली मेमोरी का ये होएगा, बिकॉज यू विल स्टडी मोर थिंग्स इन लाइफ, बट यू कैन नॉट बी इग्नोरेंट अबाउट दिस, यू कैन नॉट बी कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट दिस, यू हैव टू बी अवेयर। थोड़ा समझा मैं क्या बोलूं? इसीलिए हम ये सब पढ़ते हैं। एंड ग्रेजुएशन लेवल का तो तुम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। जो चीज अब तुम लोग यहाँ पे अकाउंट्स और एफएम में पढ़ोगे वो तुम्हारे ग्रेजुएशन में काम आने ही वाला है। लॉ का आई एम नॉट श्योर, बिकॉज अपने को बीकॉम में लॉ उतना है नहीं, समझ रहे हो? सो दैट्स योर नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, That's why the law. एसवाई में लॉ, हाँ सिर्फ एसवाई में है, करेक्ट, आई नो, उसमें बिजनेस लॉ है, करेक्ट। समझा सबको? सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कैश फ्लो, मोर ऑन इट इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेनेवर वी स्टार्ट, ठीक है? चलो लेट्स गेट बैक, ये थोड़ा ऐसे ही टेस्ट बदलने के लिए नया नया फ्लेवर दिया तुमको। लेट्स गेट बैक टू द ओल्ड फ्लेवर, अंडरराइटर्स लायबिलिटी। और मैं इन केस किसी को डाउट रहेगा, मैं 10 मिनट तक खींचने वाला हूँ, और सर छोड़ दो 5:20 हो गया, ये वो कुछ नहीं। तुम लोग को बाद में आधा घंटे का ब्रेक है ना? फिर नहीं है तो पढ़े क्यों पढ़ना मैं? अरे सॉरी, आधा घंटा। हाँ, मैच जीता अपन। इंडिया। अपन मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया तो नहीं हूँ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, जीत गए। अब जीत गए। कितना मारा रोहित? 121। अच्छा, और कोहली का सेंचुरी नहीं हुआ रे, 73। इतना रन से नहीं बचा था, 1 विकेट 9 विकेट से जीता। लेकिन जीते तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है यार, लास्ट मैच अच्छा खेले अपन। वो नया आदमी मालूम ही नहीं था कैसा खेलता है, वो आके मार के चला गया। क्या नाम उसका? ओवेन, चलो सर, बहुत अच्छा नंबर 7 आदमी, वो क्या मारा वो, मतलब वो नंबर 7 नहीं नंबर 3 की तरह खेल के गया वो। बहुत एक्सपीरियंस है वो। अच्छा वो सब नहीं मालूम, बट वट एवर, ही प्लेड वेरी। वो कॉलर उसके जो लेफ्टी था वो भी मस्त, माइकल बेवन निकला, वो तो आउट ही नहीं हुआ।
एनीवे ठीक है, चलो अभी अपन करेंगे सम नंबर 3 हो गया ना। अभी एक तुम लोग के साथ करूंगा सम नंबर 4। चलो रीड करो प्रथमेश। होमवर्क सेक्शन नहीं, सेकंड 3 सेक्शन है ना, एक मेन क्लास वर्क है, फिर एडिशनल प्रॉब्लम है, फिर होमवर्क है। सेकंड सेक्शन का थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ 4.4.12। चल प्रथमेश रीड कर। Share is divided at the public issue. 2 lakhs 3,000. Equity shares of 10 each. The entire amount payable on application. The entire issue was underwritten आराम as से आओ। follows. ऐसे आओगे तो ज्यादा ध्यान जाता है। एंटायर अमाउंट क्या है? Entire amount payable on application. The entire issue was underwritten as follows. Red 30%. ओके, बोलता क्या बोलता था? Yellow 25%. हाँ Green 25%. हाँ And whites 20%. ओके Of public issue, respectively, red, yellow, green, and white. I had also agreed on firm underwriting 8,000, 12,000, nil, and 30,000 shares. ठीक है। The total subscription, excluding firm underwriting, including market application, were 1,80,000 shares. The market application issue were as the underwriter number of shares. Red 48,000, yellow 40,000, green 24,000, white 28,000. Ascertain the net liability of each underwriter. ये तुमने लास्ट क्या पढ़ा? जो टेबल बना के रेड येलो ग्रीन ब्लू व्हाइट था, उसका स्टार्टिंग क्या था? सवाल समझा क्या? अंडरराइटर्स नहीं, नंबर क्या है वो 48,000 क्या डिनोट करता है? मार्क्ड एप्लीकेशंस। ओके ठीक है। सो टोटल शेयर्स कितना है? कितना? ठीक है, टोटल शेयर्स ये है उसका, रेड येलो ग्रीन ब्लू ग्रीन व्हाइट ऐसा है। ठीक है, अच्छा कुछ बोला है क्या कौन से टाइप में सॉल्व करना है? फॉर्म अंडरराइटिंग है, पर फॉर्म अंडरराइटिंग का 2 मेथड है। एक फॉर्म अंडरराइटिंग ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशंस, एक है फॉर्म अंडरराइटिंग ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। क्वेश्चन ने कुछ बोला है कैसे करने का है, तो हम लोग एक तरीके से करेंगे। तुम्हारे मॉड्यूल में, लिसन टू दिस, तुम्हारे मॉड्यूल में दोनों मेथड के बारे में बात किया है, और बाद में नीचे लिख के रखा है स्टूडेंट्स में पुट अ फुट नोट कि आपको कौन सा मेथड आपने फॉलो किया, और वो फुट नोट के हिसाब से एक ही मेथड सॉल्व करने का। ठीक है, मैं बोलता हूँ फुट नोट नहीं, हेड नोट करो, मतलब सम के ऊपर ही लिख दो कि मैं ये करने वाला हूं, और वो हिसाब से ही सॉल्व करो। समझ में आया? नाउ टोटल एप्लीकेशंस कितना है बोलो? फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है? फॉर्म अंडरराइटिंग में लिख दिया इसलिए पूछ रहा हूँ। 8,000, 12,000, ठीक है, रेड का कितना है? 8,000, ग्रीन का, ग्रीन नहीं येलो है ना नेक्स्ट। हाँ येलो कितना है? 12,000। ठीक है, ग्रीन white 30,000, ग्रीन हिल, 40,000, व्हाइट का 30,000। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, टोटल एप्लीकेशन कितना है? application received. हाँ रिसीव्ड लिख देता हूँ यार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। like 80. कर लेता है तू भी, स्क्रीन नहीं दिख वन रही। क्या स्क्रीन नहीं दिख स्क्रीन रहा नहीं है? दिख रही, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। अच्छा, क्यों ऐसा? कुछ इंटरनेट इशू है? लास्ट अभी देख, हाँ वो, अभी देख, हाँ वो अब हुआ? वो। ओके हम्म, ग्रेट, हो गया ये। टोटल एप्लीकेशन जैसे 1,80,000, यस और नो? बोलो मार्क कितना है? 848. हाँ
येलो का 14 येलो 14 14 40 40,000. नेक्स्ट ग्रीन 24 व्हाइट का बोलो कितना टोटल है. 20,000. तो इसका टोटल 160 है क्या. हाँ. ठीक है. ये सबको समझा अनमार्क 20,000 कैसे आया. ठीक है. अब तुम्हारा काम क्या है बताए. तुम लोगों का काम है सॉल्व करो. अज्यूमिंग फॉर्म में बोथ नहीं बस हो गया बोथ. अभी एक एक करके करेंगे. एज मार्क मार्क की तरह ही करो. तुम्हारे एग्जाम में तुम लोग को इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन दिया है. यू कैन सेलेक्ट वन ऑफ द टू मेथड्स. आई वुड प्रेफर सिलेक्ट मार्क्ड. ठीक है. एंड कॉपी करो ये और सॉल्व करो. चलो फास्ट फटाफट करो. आई एम नॉट गिविंग दिस एज होमवर्क. तनिष मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ पर एंड नहीं कर रहा हूँ. तू भी अभी बैठ के सॉल्व कर.